हेलो बी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ ज़्यादा टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिए। चलिए आज मैं आप सभी के लिए एक शियान वॉन्ग माफिया वन शॉट फैन फिक्शन लाई हूँ। इस स्टोरी को लिखा है कृष्णा देवान मलिक ने। फैन फिक्शन का नाम है आई एम ए बैड गाय बट ही इज़ माई एंजल। तो चलिए बिना देरी किए स्टोरी को शुरू करते हैं। गुस्सू सिटी में जब सूरज ढलता था तो लोग डर से नहीं बल्कि एक नाम के खौफ से अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। वो नाम था भूषियान। वो कोई माफिया किंग नहीं था, वो एक चलता फिरता कयामत का मंजर था। उसका लोटस पेयर वाला मेंशन कोई घर नहीं बल्कि एक नरक था जहाँ चीखें दीवारों में कैद हो जाती थी। बचपन में भूषण ने अपने माँ को खो दिया था एक एक्सीडेंट में। भूषण के पिता अपने बिजनेस के चलते भूषण को टाइम नहीं दे पाते थे। इस वजह से मिस्टर वे ने अपनी वाइफ की बहन मतलब अपने साली मैडम यू को आधी घरवाली बनाकर अपने घर में ले आए थे और मैडम यू के पति जियांग फैंग मियान को भी उनके छोटे से बिजनेस में मदद करने लगे थे। मिस्टर वे को लगा था भूषण को अच्छा लगेगा, माँ की कमी ज्यादा नहीं खलेगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। भूषण को लगने लगा मिस्टर वे मैडम यू को पसंद करते हैं, इसलिए माँ के गुजर जाने के बाद ही मैडम यू को अपने घर में लेकर आ गए हैं। भूषण को तो ये भी लगता था कि शायद मिसेस वे के मौत के पीछे मिस्टर वे का ही हाथ है। भूषण जब भी मिस्टर वे को मैडम यू के साथ बात करते हुए देखता था गुस्सा हो जाता था, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहता था। जल्द ही भूषण बाहर पढ़ने चला गया और जब लौटा एक क्रूएल माफिया बन के लौटा। भूषण इतना क्रूएल था कि मिस्टर वे भी भूषण से डरते थे। कुछ महीने बाद मिस्टर वे का भी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया। तब भूषण का फेस देखकर कोई समझ नहीं पा रहा था कि भूषण दुखी है भी या नहीं अपने पापा के मौत पर। भूषण ने शोक नहीं मनाया था, स्ट्रॉन्ग रहकर वे कॉर्पोरेशन को संभाला था और इसी वजह से सबको लगने लगा था शायद मिस्टर वे के मौत के पीछे भूषण का ही हाथ है। पहले से ही भूषण जियांग चैंग को पसंद नहीं करता था, इसलिए मिस्टर वे के जाने के बाद ही भूषण को जैसे खुला छूट मिल गया था जियांग फैमिली को टॉर्चर करने की। एक शाम हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। जियांग चैंग जमीन पर भूषण के कदमों में गिरा हुआ था। उसके सामने भूषण अपनी महंगी लेदर चेयर पर बैठा हुआ था, एक हाथ में शराब का ग्लास और दूसरे में एक चमकती हुई तलवार नुमा चाकू लिए खेल रहा था। भूषण प्लीज, यानली दी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें दवा चाहिए, हमें यानली दी के कमरे के अंदर जाने की इजाजत दे दो प्लीज। जियांग चैंग की आवाज कांप रही थी। भूषण ने अपनी गहरी काली आंखें उठाई। उन आंखों में कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ एक ठंडी मौत थी। उसने धीरे से उठकर जियांग चैंग के चेहरे को अपने जूतों से नीचे दबाया। भूषण की आवाज किसी सांप की तरह हिसहिसा रही थी। भूषण ने कहा, मैंने कहा था ना, कुत्ते तभी भौंकते हैं जब उन्हें इजाजत दिया जाता है। उसने चाकू की नोक जियांग चैंग के कंधे में थोड़ी चुभा दी। खून धीरे से बहने लगा। मैडम यू मेरी माँ की बहन थी, बस इसलिए तुम जिंदा हो, वरना तुम्हारी लाश कब की चिल कौवे खा चुके होते। तुम लोगों को अच्छे से पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई बिन बुलाए मेरे कमरे में आए। तो यानली ने हिम्मत कैसे की? जियांग चैंग ने कहा, यानली तो बस आपको खाने के लिए बुलाने आई थी, उसे नहीं पता था तुम रूम में नहीं हो, इसलिए वो बस तुम्हें ढूंढने अंदर गई थी। वो छोटी है, उसे माफ कर दो प्लीज। भूषण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे वाह, मेरी इतनी फिक्र, जरा बताओ मुझे कब से होने लगी? निकलो यहाँ से इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं। जियांग फैमिली वहाँ नौकरों से भी बदतर हालत में थी। मैडम यू जो कभी गर्ल्स से चलती थी आज भूषण की एक आहट से ही थर-थर कांपती थी। वो सब उसकी प्रॉपर्टी पर पलने वाले परजीवी लगते थे उसको और उन्हें तड़पाना उसका रोज का नशा था। कुछ महीने बाद भूषण अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर गुस्सू के एक पहाड़ी इलाके में गया था। इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता था, यहाँ तक कि यहाँ भूषण जब भी आता था बस अपने कुछ गिने चुने बॉडीगार्ड को ही लेकर आता था। वो जगह सुनसान था, पहाड़ों के बीच बसा था। हर बार भूषण यहाँ शांति से आकर कुछ टाइम बिताकर चला जाता था, लेकिन इस बार उसने सोचा नहीं था कि उसके दुश्मन इतनी गहरी साजिश रचेंगे, क्योंकि भूषण के दुश्मन भी भूषण का नाम लेने से भी डरते हैं। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। सर संभालिए, उसके वफादार बॉडीगार्ड्स ने चीखा, लेकिन अगले ही पल उसका सर उड़ गया एक गोली से। भूषण ने अपनी गन निकाली और किसी शैतान की तरह लड़ने लगा।
उसने अकेले 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दुश्मनों की ताकत सैकड़ों में थी। एक गोली उसके सीने पर लगी, दूसरे उसके पैर में, फिर हाथ में। तुम्हें क्या लगा बीबूशियान, तुम अमर हो? दूसरे माफिया गैंग के लीडर बेन चाओ हंसते हुए आगे बढ़ा और उसके जख्मी जिस्म पर लात मारी। खून से लथपथ अधमरा हो चुका बीबूशियान पहाड़ी के किनारे तक पहुंच गया। उसने एक आखिरी बार उन दुश्मनों को देखा। बीबूशियान ने कहा, तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुझे मारेंगे, इंतजार करना मेरा, जल्द ही तुम्हारा मौत बनकर वापस लौटूंगा। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो मौत को भी डरा दे, और फिर वो गहरी बहती हुई नदी में गिर गया पहाड़ी के ऊपर से। नदी का बहाव तेज था। नदी के अंदर के पत्थरों से टकराते हुए उसका जिस्म चकनाचूर हो चुका था। जब कुछ गांव वालों ने उसे किनारे पर पाया तो उन्हें लगा वो कोई लाश है। अब 2 दिन बाद एक सरकारी हॉस्पिटल के पुराने गंदे बेड पर जब विभूषण की आंखें खुली तो वो पहले वाला शैतान नहीं लग रहा था। उसका जिस्म पैरालाइज हो चुका था। वो बोलना चाहता था, उन सब को मिटा देना चाहता था, लेकिन उसके होठ सिर्फ थरथरा रहा था। एक अल्फा जो पूरे शहर को अपने इशारों पर नचाता था, आज एक लाचार परिंदे की तरह बिस्तर पर पड़ा था। होश में तो था, पर जिंदा लाश बनकर। सरकारी हॉस्पिटल के एक टूटे हुए बेड पर विभूषण पड़ा था। उसका जिस्म, जो कभी ताकत का दूसरा नाम था, आज एक पुराने कपड़े की तरह बेजान पड़ा था। होश आते ही उसने देखा कि वार्ड में पुलिस खड़ी थी। डॉक्टर ने गोली के निशान देखकर रिपोर्ट कर दी थी। नाम क्या है तुम्हारा? इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा। विभूषण ने बोलने की कोशिश की। उसके दिमाग में हजारों गालियां थी। वो चिल्लाना चाहता था कि मैं विभूषण हूँ, मेरे सल्तनत के बारे में सुना नहीं, लेकिन उसके होठों से सिर्फ एक खड़खड़ाहट निकली। गोली और हादसे ने उसके गले की नसों को जैसे जाम कर दिया था। पुलिस ने आपस में बात की। सर, ये तो बोलने की हालत में भी नहीं है। लगता है किसी दुश्मनी में गोली मार के नदी में फेंक दिया गया है। जब तक होश नहीं आता और बोलता नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस चले गए। विभूषण को घर जाना था। अगर पुलिस अपना काम ठीक से करता तो विभूषण के बारे में जरूर पता कर लेता। विभूषण की आंखों में खून उतर आया। इसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि अगर वो उठ सकता तो उस इंस्पेक्टर का गला वही दबा देता, पर वो हिल भी नहीं सकता था। 3 दिन और 3 रातें विभूषण ने वो नरक देखा जो उसने कभी अपने दुश्मनों को भी नहीं दिया होगा। रात को उसे प्यास लगती थी। उसके गला रेत की तरह सूख जाता था। पास के टेबल पर एक मिट्टी की जग रखा था, लेकिन वो अपना हाथ 1 इंच भी नहीं हिला सकता था। उसने नर्स को देखा जो दूर दूसरे पेशेंट के पास थी। विभूषण चिल्ला रहा था, ए लड़की, इधर देख, पानी ला, मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा कि तेरा पूरा खानदान बैठ कर खाएगा, सुन रही है? लेकिन असल में उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। नर्स उसकी तरफ देखती थी और मुंह फेर लेती थी, क्योंकि वहाँ भीड़ इतनी थी कि लाचार पेशेंट उसकी प्रायोरिटी नहीं थे। सबसे बड़ी जिल्लत तब हुई जब उसे टॉयलेट जाना था। वो एक गर्भशाली अल्फा था जिसके सामने लोग सर नहीं उठाते थे। आज वो अपने ही गंदगी में पड़ा था, क्योंकि कोई उसे उठाने वाला नहीं था। उसके जिस्म से बदबू आने लगी थी। उसका पैरालाइज्ड जिस्म उसे काटने को दौड़ रहा था। हर पल वो खुद से नफरत कर रहा था। इधर गुसू सिटी में तबाही मची थी। उसके बॉडीगार्ड्स हर हॉस्पिटल, हर मॉर्ग छान रहे थे। सर, हमें शहर के सारे 5 स्टार हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स चेक कर लिए हैं, वे बॉस का कोई पता नहीं है, एक बॉडीगार्ड ने हाँफते हुए कहा। उसका लीडर चिल्लाया, ढूंढो, वो मर नहीं सकते। अगर हमारे बॉस नहीं मिले तो वो बेन फैमिली भी अब जिंदा नहीं बचेंगे। उन लोगों को लग रहा था विभूषण किसी वीआईपी हॉस्पिटल में ही होंगे। उनकी यही गलती थी। उन्हें लगा उनका डॉन अगर जिंदा है तो शान से होंगे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका खौफनाक बॉस एक छोटे से गांव के सरकारी हॉस्पिटल में है, एक फटे से एक ही कंबल के नीचे मौत और जिंदगी का लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 हफ्ते बीत गए। विभूषण की आंखें धंस गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। वो खौफ, वो दुख, प्यास और जिल्लत की हद पार कर चुका था। विभूषण का अंतर्मन कह रहा था, क्या यही मेरा अंत है? इस गंदे बिस्तर पर बिना किसी को मारे, बिना अपना बदला लिए। ऐसे ही 10 दिन गुजर चुके थे। विभूषण की हालत अब ऐसी थी कि उसे देखकर पहचानना मुश्किल था कि ये वही क्रूएल माफिया किंग है। उसके गाल धंस गए थे। आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो चुके थे और बाल बिखरे हुए बेड पर फैले थे। हॉस्पिटल के उस वार्ड में हर रोज मौत आती थी और चली जाती थी। विभूषण के बगल वाले बेड पर एक बुढ़ा आदमी था जो पूरी रात खांस रहा था। उस बुढ़े के बेटे ने एक बार विभूषण की तरफ देखा।
बेचारा, लगता है इसका कोई नहीं है, उस बेटे ने कहा और अपना बचा हुआ ठंडा खाना कूड़ेदान में फेंक दिया। विभूषण की आंखें उस कूड़ेदान पर जम गई थी। उसे भूख लगी थी, ऐसी भूख जो उसके अंतों को अंदर से काट रही थी। वो अल्फा जो एक वक्त पर महंगे से महंगे शराब और खाना ठुकरा देता था, आज उस कचरे में पड़े खाने को देखकर तड़प रहा था। विभूषण का अंतर्मन कह रहा था, मुझे देखो, मुझे पहचानो, मैं तुम सबको खरीद सकता हूँ, मैं इस पूरे हॉस्पिटल को जला कर राख कर सकता हूँ। सिर्फ एक बार मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। लेकिन उसके गले से सिर्फ एक खक खक की हल्की सी आवाज निकली। डॉक्टर राउंड पर आए। उसने विभूषण की रिपोर्ट देखी और बिना उसकी आंखों में देखकर कहा, नर्स, इसका ड्रिप बदल देना। वैसे भी इसका ज्यादा दिन बचने का चांसेस बहुत कम है, और अगर बचा भी तो ये कभी चल फिर नहीं पाएगा। बस एक बेड एक्कॉपी कर रखा है। विभूषण ने वो बात सुनी, उसका दिमाग गुस्से से फटने वाला था। उसकी औकात, एक बेड एक्कॉपी करने वाला बोझ। उसने कोशिश की अपना हाथ उठाने की, डॉक्टर का गला दबाने की, लेकिन उसका शरीर एक पत्थर की तरह भारी था। उसका पैरालिसिस उसे हर पल याद दिला रहा था कि वो अब खलनायक नहीं, सिर्फ एक बेजान गोश्त का टुकड़ा है। रात के 2 बजे वार्ड की लाइट चली गई। गर्मी इतनी थी कि पसीना विभूषण के जख्मों को जला रहा था। उसके जिस्म पर मक्खियां भी भिनभिनाने लगी थी, लेकिन वो उन्हें उड़ा भी नहीं सकता था। तभी उसने महसूस किया कि उसके शरीर के नीचे गीलापन है। उसका कंट्रोल खत्म हो चुका था। वो अल्फा, जिसके डर से लोग थर-थर कांपते थे, आज अपने ही गंदगी में लथपथ पड़ा था। उसके दिल में एक ऐसी जलन हुई जो गोली की जलन से भी ज्यादा थी। उसके आंखों से एक आंसू निकला और कान के पास तकिया भिगो गया। वो आंसू दुख का नहीं, बल्कि उस अपमान और नफरत का था जो वो खुद से कर रहा था। वही शहर में जियांग फैमिली को विभूषण के गायब होने का पता चला। जियांग चैंग ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, मर गया होगा वो कुत्ता, अच्छा हुआ हमें छुटकारा मिल गया। लेकिन मैडम यू इस बात पर गुस्सा हो गई जियांग चैंग पर और कहा, मुझे लगता है तुम्हें जाकर अपने भाई को ढूंढना चाहिए। वो जैसा भी है तुम्हारा भाई है, मेरी बहन की आखिरी निशानी है। जियांग चैंग ने मुंह बनाकर कहा, माँ, विभूषण के बॉडीगार्ड्स भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मैं कैसे ढूंढूं? इधर विभूषण के वफादार बॉडीगार्ड्स अब भी पागल की तरह भटक रहे थे, विभूषण को ढूंढने में लगे हुए थे। 2 दिन बाद रात के 8 बज रहे थे। वार्ड में पुरानी ट्यूबलाइट आंख मार रही थी विभूषण को। थकी हुई ओल्ड नर्स ने अपने रजिस्टर पटका और जाने की तैयारी करने लगी। तभी दरवाजे से एक नया चेहरा अंदर आया। सफेद एप्रन पहने, हाथों में सैनिटाइजर लिए लान वांगची ने वार्ड में कदम रखा। उसकी ओमेगा फ्रेगनेंस हालांकि सेपरेशन की वजह से दबी हुई थी, लेकिन फिर भी वार्ड की उस गंदी बदबू में एक ताजगी की लहर डूब गई। वांगजी के आते ही बेड नंबर 4 पर पड़े एक बुढ़े बाबा की आंखें चमक उठी। बेटा वांगजी, तुम वापस आ गए। वांगजी ने मुस्कुराते हुए अपना बैग रखा और तुरंत काम पर लग गया। हाँ बाबा, चाचा जी की तबीयत खराब थी और फिर मेरी भी तबीयत थोड़ा खराब थी। क्या बताओ, एक हफ्ता कैसे मुश्किल से गुजरा बस मुझे ही पता है। घर में तो कोई पानी तक नहीं पूछने वाला था। चाची तो बस चिल्ला रही थी, मैं कोई काम का ही नहीं हूँ, और शिचन भाई को तो फुर्सत ही नहीं है अपने पार्टी से। वैसे आपने दवाई खाई? देखिए, अगर दवाई नहीं खाएंगे तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। वांगजी की जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन एक नर्स बनकर रह गया था। उसके चाचा लैंग चिरन ने उसकी पढ़ाई पर 1 रुपया खर्च करना गवारा नहीं समझा। वो उसे अपने घर में एक एहसान की तरह रखते थे। इस सरकारी हॉस्पिटल की नौकरी ही थी जहां वांगजी को लगता था कि वो जिंदा है, जहां वो लोगों से जी भर के बातें कर सकता था। बातें करते करते वांगजी उस बेड के पास पहुंचा जहां विभूषण पड़ा था। विभूषण ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे लग रहा था कि फिर कोई नर्स आएगी, गंदे तरीके से ड्रिप बदलेगी और चली जाएगी, क्योंकि आज तक कोई नर्स कभी भी विभूषण का ख्याल नहीं रखती थी। सुबह वार्ड बॉय आता था, वही विभूषण का साफ सफाई करके चला जाता था, बस दिन में 1 बार ही। वांगजी ने कहा, अरे ये नया पेशेंट कब आया? वांगजी ने फाइल उठाई और पढ़ने लगा। कोई नाम नहीं है, अननोन, गोली लगी थी, पैरालाइज। वांगजी ने देखा कि विभूषण का चेहरा मिट्टी और पसीने से भरा हुआ है। उसको अच्छा नहीं लगा। उसने एक साफ कपड़ा लिया और गर्म पानी से उसे भिगोया। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? वांगजी ने धीरे से विभूषण का चेहरा साफ करना शुरू किया। पता है, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि बोलने से दुख कम होता है, इसलिए मैं बोल बोल के अपना दिल का दर्द कम कर लेता हूँ। तुम तो बोल भी नहीं सकते, कितने बोझ होगा तुम्हारे दिल पर। देखो, तुम घबराना मत, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
वैसे तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं और सुंदर भी, बिल्कुल किसी प्रिंस की तरह। लेकिन हालत तो बेचारी की बहुत खराब कर दी है किसी ने। विभूषण ने जब अपने चेहरे पर वो नरम स्पर्श महसूस किया तो उसकी एक आंख धीरे से थोड़ी सी खुली। उसने देखा कि एक खूबसूरत ओमेगा लड़का जो बिना रुके बस बोले ही जा रहा था। विभूषण को गुस्सा आ रहा था। प्रिंस प्रिंस कह रहा है मुझे ये मामूली नर्स। लेकिन जब वांगजी ने उसके होठों पर थोड़ा सा पानी लगाया और उसकी चद्दर ठीक की तो विभूषण के अंदर की दरंदगी थोड़ी थमी। उसने देखा कि वांगजी के हाथों में नीले निशान थे, शायद उसके घर वालों ने उसे मारा था। विभूषण के अंतर्मन ने कहा, ये पागल ओमेगा कितना बोलता है। अरे रुको, इसने अभी मुझे क्या कहा? इसने मुझे बेचारा कहा। अगर मैं हिल सकता होता तो इसकी जुबान काट देता। वांगजी ने मुस्कुराकर उसकी ड्रिप चेक की। मैं जानता हूँ तुम सुन सकते हो। आज पूरी रात मैं यही हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस अपनी आंखें झपका देना, मैं समझ जाऊंगा। वैसे मेरा नाम लान वांगजी है, पर सब मुझे अजान बुला सकते हैं, हालांकि कोई बुलाता नहीं है। विभूषण ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए डर नहीं, घृणा नहीं, बल्कि सच्ची हमदर्दी देखी। उसने वांगजी को ऊपर से नीचे तक देखा। एक मासूम ओमेगा जो खुद भेड़ियों के बीच रहता था, आज एक भेड़िया राजा की सेवा कर रहा था। रात के 11 बज रहे थे। पूरे वर्ल्ड में सोते हुए लोगों के खराटों की आवाज थी, लेकिन बेड नंबर 12 पर विभूषण की आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्यों? क्योंकि लान वांगजी ने पिछले 2 घंटे से 1 सेकंड के लिए भी अपनी जुबान को ब्रेक नहीं दिया था। वांगजी उसके पैरों के पास बैठा एक पुरानी रुई से उसके जख्मों को साफ कर रहा था और बातें किए जा रहा था। पता है, आज जब मैं घर से निकल रहा था तो शिचन भाई ने मुझे कहा कि मेरे जूते बहुत गंदे और ओल्ड फैशन के हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, किसी फैशन शो में नहीं, लेकिन उनको तो बस दिखावा करना पसंद है। वैसे तुम्हारे जूते कहाँ गए? ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम तो नदी में गिर गए थे। अगली बार जब तुम ठीक हो जाओगे ना, मैं तुम्हें मार्केट लेकर जाऊंगा। वहाँ एक चाचा बैठते हैं, बहुत सस्ते और अच्छे जूते बेचते हैं। विभूषण ने एक गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन नहीं ले पाया। मार्केट? जूते? मैं शहर का मालिक हूँ, पागल ओमेगा। मेरे एक जूते की कीमत से मैं तेरा हॉस्पिटल खरीद लूँ। हर 2 घंटे में वांगजी ने एक ड्रॉपर से विभूषण के सूखे होठों पर पानी पिलाया। धीरे धीरे पियो, ज्यादा जल्दी करोगे तो खांसी आएगी, और अगर खांसी आएगी तो तुम्हारे टाँके खुल सकते हैं, फिर तुम्हें दर्द होगा, और मुझे दर्द देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है, जब मैं छोटा था मुझे एक बार चोट लगी थी। चाचा ने कहा कि रोना मत, ओमेगा रोते हुए अच्छे नहीं लगते, पर मैं तब भी बहुत रोया था। तुम भी रो सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वांगजी ने विभूषण का हाथ थामा और उसकी उंगलियों की मालिश करने लगा। विभूषण ने महसूस किया कि वांगजी का स्पर्श कितना नरम था। उसने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए खौफ नहीं देखा। सुबह के 5 बजे जब ठंडी हवा चलने लगी, वांगजी ने विभूषण को फ्रेश करने का फैसला किया। उसने अच्छे से देख लिया था कि वार्ड बॉय आकर विभूषण को अच्छे से साफ नहीं करता था। वांगजी ने बहुत ही होशियारी और इज्जत के साथ उसकी शरीर की गंदगी को साफ की और हॉस्पिटल के धुले हुए साफ कपड़े पहनाए। चलो, अब तुम बिल्कुल साफ लग रहे हो, बस ये बाल थोड़े उलझे हुए हैं। रुको। वांगजी ने अपनी कंघी निकाली और बड़े प्यार से विभूषण के लंबे बालों को सुलझाया। अगर मैं डॉक्टर होता ना तो तुम्हें सबसे पहले ठीक करता। लोग कहते हैं तुम खतरनाक हो, गोली लगी है तो बुरे ही होगे, पर मुझे लगता है तुम बस अपनी जिंदगी से थके हुए हो। वांगजी ने एक कटोरी में पतली खिचड़ी ली। ये हॉस्पिटल का खाना है, स्वाद तो बिल्कुल नहीं है, पर ताकत चाहिए तो खाना तो पड़ेगा ही। चलो, अपना मुंह थोड़ा सा खोलो प्लीज, सिर्फ मेरे लिए। विभूषण ने नफरत से उस फीकी खिचड़ी को देखा, पर जब वांगजी ने पहला निवाला उसके मुंह के पास लाया तो वांगजी की आंखों में ऐसी उम्मीद थी कि विभूषण इनकार नहीं कर सका। उसने धीरे से मुंह खोला। बहुत अच्छे, एक और, बस एक और। पता है, मैं जब घर जाऊंगा तो मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। चाची ने कहा है कि आते ही सारे बर्तन धोने हैं, इसलिए मुझे अभी थोड़ा ज्यादा बोल लेने दो, क्योंकि घर में तो मैं पत्थर बन जाता हूँ। दवाई खिलाने के बाद वांगजी ने अपने बैग उठाया। उसने विभूषण के माथे पर एक बार हाथ रखकर बुखार चेक किया। अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, सो जाना ठीक से। मैं आज रात फिर आऊँगा, और हाँ, मेरा इंतजार करना। वांगजी हंसते हुए वार्ड से बाहर निकल गया। उसके जाते ही वार्ड में फिर से वही पुरानी सैडनेस और मौत जैसा सन्नाटा छा गया। विभूषण वही पड़ा रहा। उसका दिमाग अभी भी वांगजी की बातों से गूंज रहा था। मेरा इंतजार करना,
इस खलनायक ने जिंदगी में कभी किसी का इंतजार नहीं किया था, लेकिन आज उसने महसूस किया कि उसकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई है। उसे वांग जी की बातों से चिढ़ तो हो रही थी, पर उस खामोशी से अब उसे डर लगने लगा था। बेबुशिया ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 तरह के लोग देखे थे, वो जो उससे डर कर थर थर कांपते थे और वो जो उसकी पीठ पीछे उसकी मौत की दुआ मांगते थे। लेकिन लान वांगची ने उसके दिमाग के सारे हिसाब किताब बिगाड़ दिया था। सुबह जब वांगची गया तो बेबुशियन का दिमाग थक चुका था, लेकिन उसका दिल अजीब तरीके से हल्का था। वो सो गया। आज उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। वो सो गया, लेकिन दिन में उसकी नींद बार बार खुलती रही। वही पुरानी लापरवाह नर्स आई। उसने गुस्से में बेड की चादर खींची और बेबुशियन के जख्मों को बिना देखे ठंडा ड्रिप चढ़ाकर चली गई। ना किसी ने पानी पूछा, ना किसी ने हाल। बेबुशियन को पहली बार महसूस हुआ कि नरक क्या होता है। वो पूरा दिन दरवाजे को ताकता रहा। वो पागल ओमेगा अभी तक क्यों नहीं आया। रात के 8 बजे जैसे ही वांगची ने वार्ड में कदम रखा, उसकी नजर सबसे पहले बेड नंबर 12 पर गया। बेबुशियन की हालत देखकर वांगची का चेहरा लाल हो गया। उसके कपड़े 2 बार गंदे थे और उसकी ड्रिप बोतल खाली हो चुकी थी और किसी ने बदली भी नहीं थी। वांग जी ने वही खड़े खड़े दूसरी नर्स को टोक दिया। सिस्टर, ये क्या तरीका है? इनका ड्रिप कब से खत्म पड़ा है, इन्हें बुखार हो रहा है और आपने उन्हें चेक भी नहीं किया। अगर आप अपना काम नहीं कर सकती तो नौकरी क्यों कर रही है? इंसान है ये, कोई सामान नहीं। दूसरी नर्स ने मुंह बनाकर कहा, अरे वांग जी, ये तो वैसे भी मरने वाला है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? और वैसे भी ये वार्ड बॉय का काम है, कोई नर्स ऐसा काम क्यों करेगा? सब तुम्हारी तरह दिखावे का काम तो नहीं करते हैं ना। हमें जितना पैसा मिलता है हम उतना ही काम करते हैं। तुम्हें अगर कम पैसों में ज्यादा काम करना पसंद है तो तुम कर सकती हो। वांगची ने गुस्से में फाइल पटक दी। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई नहीं मरेगा। आपका काम हो गया है ना, तो आप जाइए यहाँ से। वांगची गुस्से में बड़बड़ाते हुए विभूषण के पास आया और उसका चेहरा साफ करने लगा। देखा तुमने, कितने बुरे लोग हैं यहाँ। पता नहीं इन्हें लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखता। तुम घबराना मत, हाँ, मैं आ गया हूँ ना। आज मैं घर से तुम्हारे लिए थोड़ा सा साफ कपड़ा और मलहम लाया हूँ चोरी करके, क्योंकि हॉस्पिटल वाला मलहम तो पानी जैसा है। वैसे पता है, आज चाची ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि मैंने उनकी चाय में शक्कर थोड़ी कम डाली थी। उन्होंने फिर से कहा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, पर मैं सोच रहा था अगर मैं किसी काम का नहीं होता तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता है ना। वांगची ने विभूषण के बालों को धीरे से सुलझाया और उसके कान के पास झुककर बोला, तुम आज कल से बेहतर लग रहे हो। तुम्हारी आंखें वो थोड़ी चमक रही है। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अरे मैं भी पागल हूँ, तुम तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हिस्से का भी बोल लूंगा। वांगची ने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। आज मैंने कैंटीन वाले से लड़के तुम्हारे लिए थोड़ा सा गर्म सूप लिया है। वांगची सूप पिलाते हुए, पियो इसे। हाँ, बहुत अच्छे। पता है, मेरा सपना है कि मेरा अपना एक छोटा सा क्लिनिक हो जहाँ मैं सिर्फ उन लोगों का इलाज करूँ जिनका कोई नहीं होता। लेकिन चाचा कहते हैं ओमेगास को सिर्फ घर संभालना चाहिए, पर मैं नहीं मानूंगा। देखो, मैं अभी भी नौकरी कर रहा हूँ। विभूषण खामोशी से वांगजी की बातें सुन रहा था। उसे अब वांगजी की आवाज शोर नहीं बल्कि एक संगीत जैसी लग रही थी। उसने देखा कि वांगजी की उंगली पर एक नया जख्म था, शायद बर्तन धोते वक्त या चाची की मार से लग गया था। विभूषण का अंतर्मन, मेरे माँ बाप के बाद तुम पहले इंसान हो जो मेरे लिए किसी से लड़ रहे हो। इतनी जिल्लत सहते हो, फिर भी इतने बोलते हो। काश मैं बोल सकता, काश मैं तुम्हें ये जख्म देने वाले हाथ काट सकता। सुबह जब वांगची जाने लगा, उसने विभूषण का कंबल ठीक किया और मुस्कुराकर कहा, आज छुट्टी है, लेकिन फिर भी आज मैं थोड़ी देर के लिए शाम को आने की कोशिश करूंगा। तुम सो जाना, ठीक है? बाय बाय। वांगजी चला गया, पर इस बार विभूषण सोया नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वांगजी की वो मुस्कुराहट याद आई। उसके दिमाग में अब माफिया दुश्मन और बदला थोड़ा पीछे छूट गया था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, रात के 8 कब बजेंगे? एक खौफनाक शैतान एक मासूम ओमेगा का इंतजार में कैद हो चुका था। रात के अभी 6 ही बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। विभूषण दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए बैठा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा। तभी भीगे हुए बालों और थकी हुई मुस्कुराहट के साथ लान वांगची ने वार्ड में कदम रखा। उसके हाथ में एक पुराना स्टील का टिफिन था जिसे उसने अपने पुराने जैकेट के अंदर छुपा रखा था ताकि खाना गर्म रहे। वांगची ने विभूषण के पास आकर सांस ली और बोला, देखो, मैं जल्दी आ गया ना। आज मैंने चाची से झूठ बोला कि हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा ड्यूटी है, वरना वो मुझे आने ही नहीं देते। वैसे मुझे पता है तुम्हें हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है,
और तुम्हें कोई अच्छे से खिलाता भी नहीं है, और यहाँ तो तुम्हें अपने हाथ से खिलाने वाला भी कोई नहीं है, और ना ही कोई आया है अभी तक तुम्हारे घर से। चलो, जब तक ना तुम्हारे घर से कोई आता है और तुम्हें अपने हाथों से खिलाता है, मैं ही खिला देता हूँ। वांगजी ने विभूषण के पास आकर उसने टिफिन खोला और वार्ड की उस गंदी हवा में चिकन सूप की इतनी सौंधी खुशबू फैली कि बाकी पेशेंट भी मुड़ मुड़ के देखने लगे। विभूषण को थोड़ा तो गर्व महसूस हुआ कि ये चिकन सूप बस उसके लिए है और कोई पेशेंट के लिए नहीं है। इसका मतलब वो स्पेशल है इस ओमेगा के लिए। विभूषण की नजर वांगजी के चेहरे पर गई। वांगजी के गोरे और नरम गाल पर 4 उंगलियों के नीले निशान उभर रहे थे। उसका चेहरा एक तरफ से थोड़ा सूजा हुआ था। विभूषण की आंखों में अचानक आग सी जल गई। उसने पहले कभी किसी के लिए ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। उसका मन किया कि अभी उठे उस हाथ को जड़ से काट दे जिसने इस मासूम पर निशान छोड़े हैं। वांगजी ने कटोरे में सूप निकाला और विभूषण को चम्मच से पिलाने लगा और अपनी बातों को जारी रखा। पता है ये सूप बनाना कितना मुश्किल था। चाचा और चाची तो घर में मीट छूने भी नहीं देते। वो कहते हैं ओमेगास को ज्यादा मीट खाना नहीं चाहिए, ओमेगास मोटी हो जाएंगे तो उनकी शादी कैसे होगी। मैंने पड़ोसी के किचन में जाकर चुपचाप ये बनाया, लेकिन जब मैं टिफिन में भरकर निकल रहा था तो किचन गर्ल ने मुझे देख लिया। उन्होंने चाची को भी बुला लिया। उन्हें लगा कि मैं घर से राशन चुरा रहा हूँ। चाची ने उन्होंने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि मैं एक ओमेगा होकर उनका नाम डुबा रहा हूँ। वांगजी ने एक पल के लिए अपनी आंखें झुकाई। उसकी आवाज़ थोड़ी कांपी। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि अगर मैं आज रात घर देर से आया तो दरवाज़ा बंद मिलेगा, पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुमने कल रात से कुछ ढंग का नहीं खाया होगा ना, इसलिए मैंने दर्द की परवाह नहीं की। बस ये सूप पियो, इसमें मैंने बहुत सारी मेहनत और थोड़ी सी चोरी की मोहब्बत मिलाई है। विभूषण ने सूप का हर निवाला ऐसे पिया जैसे वो कोई अमृत हो। उसका दिल दुख रहा था। एक माफिया किंग जिसके लिए हजारों लोग जान देने को तैयार रहते थे, आज एक लाचार नर्स के थप्पड़ खाए हुए चेहरे को देखकर टूट रहा है। विभूषण का अंतर्मन वांगजी को कह रहा था, तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। मेरे लिए मार खाया, इस फीके सूप के लिए तुमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। लान वांगजी, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे इस एक थप्पड़ के बदले में उनका पूरा खानदान मिटा दूंगा। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। वांगजी ने बड़े प्यार से विभूषण का मुंह साफ किया और उसके सूजे हुए जख्मों पर नया मलहम लगाया। वांगजी ने कहा, अब तुम सो जाओ, मुझे जल्दी निकलना होगा, वरना सच में घर के बाहर सोना पड़ेगा। और हाँ, ये निशान देखकर घबराना मत, मुझे अब दर्द नहीं होता। तुम्हें पेट भर के खाना खिला दिया ना, बस मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। वांगजी ने धीरे से विभूषण का हाथ थपथपाया। मैं कल फिर आऊंगा, अगर थोड़ी देर हो जाए तो गुस्सा मत होना, ठीक है? तुम बहुत अच्छे पेशेंट हो। वांगजी अपना खाली टिफिन लेकर तेजी से बाहर निकल गया। वार्ड में अब सिर्फ सूप की हल्की खुशबू बची थी और विभूषण की वो काली गहरी आंखें जो अब दरवाजे को नहीं बल्कि उस अंधेरे को घूर रही थी जहां वांगजी गया था। उसने आज पहली बार महसूस किया कि ताकत गन से नहीं बल्कि किसी की परवाह में होती है। उसका पैरालिसिस उसे काट रहा था क्योंकि वो वांगजी को रोक नहीं सकता, उसे बचा नहीं सकता। रात भर वांगजी का मन मचल रहा था। उसे लग रहा था कि क्या विभूषण ठीक होगा। नेक्स्ट डे डॉक्टर ने कहा, वार्ड बॉय से पेशेंट नंबर 12 को छुट्टी दे रहा हूँ और इसे हॉस्पिटल में नहीं रख सकता। इस पेशेंट की घाव सड़ चुके हैं, बदबू फैल रही है, दूसरे पेशेंट को परेशानी हो रही है और इसे गोली भी तो लगी थी। पता नहीं इसे मारने वालों में से अगर कोई यहाँ आ जाए इसे फिर से मारने, फिर हमारे ऊपर कोई नई मुसीबत न आ टपके। और भी पेशेंट है यहाँ, उनको भी देखना है, वैसे भी इसका जिंदा रहना मुश्किल है। वार्ड बॉय ने विभूषण को हॉस्पिटल के बाहर रास्ते के साइड में एक कंबल बिछाकर सुला दिया। रात को जब 8 बजे वांगजी आया तो उसने देखा विभूषण के बेड में दूसरा पेशेंट है। वांगजी को पता लगा विभूषण को डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया है। वांगजी को लगा विभूषण के घर वाले शायद विभूषण को लेकर चले गए हैं। पूरे दिन विभूषण हॉस्पिटल के साइड रास्ते पर पड़ा रहा। रात को वांगजी का दिल विभूषण को देखने का कर रहा था। तब बारिश हो रही थी, विभूषण भीग रहा था। आज वांगजी के साथ कुछ अजीब हो रहा था। वांगजी का मूड बहुत खराब हो रहा था। वांगजी आज चुपचाप बस अपना काम कर रहा था। सुबह जब वांगजी घर जाने के लिए निकला हॉस्पिटल से तो वांगजी ने देखा रास्ते के साइड में एक 8 से 9 साल की बच्ची जोर जोर से रो रही थी और कहे जा रही थी, साहब मेरे बाबा को बचा लो, कोई मदद कर दो। वांगजी का नरम दिल पिघल गया। उसने देखा कि एक शख्स पुरानी गंदी चादर में लिपटा रास्ते के किनारे कीचड़ में पड़ा है। वांगजी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस बच्ची को दिए।
ये लो बेटी, कुछ खाना खिला देना अपने बाबा को, वांगची ने कहा और भारी मन से वहां से निकल गया। उसे क्या पता था कि उस चद्दर के नीचे वही शख्स है जिसे वो पूरी रात हॉस्पिटल में ढूंढ रहा था। दोपहर को वांगजी का मन नहीं माना। वो कुछ फल और दवाई लेकर वापस उसी जगह पहुंचा। वो चाहता था कि उस बीमार आदमी को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दे। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि वो बच्ची उस आदमी के चेहरे से चद्दर हटा के उसे देखकर हंस रही है। वो बच्ची कह रही थी, देखो आज तुम्हारी वजह से कितने पैसे मिले, तुम तो बोल भी नहीं सकते, मेरे लिए तो तुम एक कमाने की मशीन बन गए हो। वांगजी ने ये सारी बातें नहीं सुनी थी। वांगजी तेजी से आगे बढ़कर कहा, बेटी मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, चलो तुम्हारे बाबा को। वांगजी की आवाज़ सुनते ही वो बच्ची डर गई। उसे लगा पुलिस पकड़ लेगी। वो पैसा लेकर वहां से ऐसे भागी जैसे पीछे मौत पड़ी हो। वांगजी हैरान खड़ा रह गया। उसने धीरे से नीचे झांका और उसके होठों से एक चीख निकलते निकलते रह गई। कीचड़ और मिट्टी में लथपथ वही लंबे बाल, वही गहरी काली आंखें, पर आज उन आंखों में सिर्फ बेबसी और मौत का इंतजार था। विभूषण, वांगजी की आवाज़ कांप रही थी। विभूषण की हालत देखकर वांगजी का कलेजा फट गया। उसका वो साफ सुथरा पेशेंट जिसे उसने अपने हाथों से नहलाया था, आज एक लावारिश की लाश की तरह रास्ते पर पड़ा था। बारिश के पानी से उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था और उसने वही पुरानी हॉस्पिटल की शर्ट पहनी हुई थी जो अब फट भी चुकी थी। वांगजी तुरंत उसके पास कीचड़ में बैठ गया। उसने परवाह नहीं की, उसके अपने साफ कपड़े गंदे हो रहे हैं। उसने विभूषण का सर अपने गोद में ले लिया। वांगजी ने रोते हुए कहा कि क्या है, तुम यहाँ कैसे? वांगजी के आंखों से आंसू टपक कर विभूषण के गाल पर गिरे। उन लोगों ने तुम्हें बाहर फेंक दिया और मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मैं तो तुम्हें पैसे देकर चला गया। वांगजी ने देखा कि विभूषण उसे घूर रहा था। उस माफिया किंग की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था कि आखिरकार वांगजी ने उसे ढूंढ लिया। उस दिन जब डॉक्टर ने विभूषण को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया, तब विभूषण बोलना चाह रहा था, अभी मत निकालो, 8 बजे तक रुक जाओ। पूरा दिन विभूषण वैसे ही पड़ा रहा। धूप के कारण विभूषण को ऐसी प्यास लगी कि विभूषण को लगा अगर अभी उसे पानी नहीं मिला तो विभूषण अभी मर जाएगा। थोड़ी देर बाद विभूषण को लगा भगवान को शायद विभूषण पर तरस आ गया होगा, क्योंकि अब बारिश हो रही थी। विभूषण ने अपना मुंह खोल कर रखा और बारिश की बूंदें पीने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद विभूषण को समझ आ गया, इस दुनिया में वांगजी के अलावा कोई और नहीं है जो विभूषण पर तरस खाए, भगवान भी नहीं। पूरी रात बारिश हुई। विभूषण भीगा बिल्ला बन गया। ठंड से शरीर जमने लगा। लेकिन विभूषण एक सख्त लौंडा है, इसलिए टिका रहा। उम्मीद था वांगजी उसे ढूंढ लेगा, तब तक कैसे भी उसे जीना पड़ेगा। ये सब कम मुसीबत था क्या? और एक मुसीबत विभूषण के सर पर आकर खड़ी हो गई। बेचारे माफिया का फायदा उठाया एक भिखारी बच्ची ने, अब प्रिजन में। वांगजी रोते हुए कह रहा था, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। वांगजी ने रोते हुए उसके चद्दर ठीक किए। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे चाचा मुझे घर से निकाल ही क्यों ना दे, चाहे पूरी दुनिया मुझसे नफरत ही क्यों ना करे, पर मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा। विभूषण का अंतर्मन, मत रो पागल ओमेगा, मैं इस कूड़ेदान में मरने की ही लायक हूँ। तुम क्यों मेरे लिए इतने आंसू बहा रहे हो? मुझे तो बस मरने से पहले तुम्हें एक बार देखना था। मुझसे दूर चले जाओ, वरना मेरी दुश्मनी तुम्हें खा जाएगी। विभूषण ने वांगजी की उंगलियों को महसूस किया। वो थर-थर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वांगजी ने उसे और जोर से पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, आज से तुम मेरे हो। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में वांगजी की चीखें गूंज रही थी। आप इसे बाहर कैसे निकाल फेंक सकते हैं? क्या आपके अंदर इंसानियत कम हो चुकी है? डॉक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, हमें बेड चाहिए था। वांगजी, और तुम ज्यादा बोल रहे हो, आज से तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम फायर किए जाते हो। वांगजी ने अपने आंसू पोंछे, अपनी 1 महीने की बची कुची तनख्वाह ली और विभूषण को एक टैक्सी में डालकर अपने चाचा के घर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि शायद खून का रिश्ता पिघल जाए, लेकिन लैन शीरे ने दरवाजे पर ही उसे रोक दिया। मैडम लैन ई ने नफरत से विभूषण की गंदी हालत को देखा। इस लावारिस को यहाँ मत लाओ वांगजी, चाचा ने चिल्लाकर कहा, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, किसी पैरालाइज भिखारी को हम अपने घर में जगह नहीं देंगे। वांगजी घुटनों के बल बैठ गया। चाचा, ये मर जाएगा, बस थोड़े दिनों की बात है, मैं इसका सारा ख्याल रखूंगा। मैं मेरे नसीब का खाना भी उसे खिलाऊंगा, खुद नहीं खाऊंगा, प्लीज।
लेकिन लैंचिडन ने मुंह फेर लिया और मैडम ई ने तो कह ही दिया, अगर ये अंदर आया तो तुम बाहर जाओगे, चुन लो, ये गंदा अजनबी या तुम्हारा परिवार। वांगची ने एक बार अपने चाचा को देखा और फिर विभूषण की तरफ, जो टैक्सी की सीट पर अधमरा पड़ा ये सब सुन रहा था। वांगची ने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। ठीक है, अगर इस घर में सिर्फ पत्थर दिल रहते हैं तो मुझे यहाँ नहीं रहना। वांगची ने अपना पुराना बैग उठाया और विभूषण को लेकर वहाँ से निकल गया। उसके पास सिर्फ कुछ 1000 रुपए बचे थे। उसने शहर के सबसे सस्ते और पुराने इलाके में एक छोटा सा कमरा किराया पर लिया। वो कमरा इतना छोटा था कि वहाँ सिर्फ एक बेड और एक पुराना पंखा था। विभूषण को बेड पर लिटाते वक्त वांगची की सांसें फूल रही थी। उसने देखा कि विभूषण के आंखों में गिल्ट था। विभूषण का अंतर्मन कह रहा था, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया? मैं तो एक मौत हूँ। लान वांगची, तुमने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। वांगची ने एक पुरानी स्टोव पर पानी गर्म किया और मुस्कुराने की कोशिश की। वांगची ने कहा, देखो, अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ ना, अब तुम आराम से मेरी बातों को सुन सकते हो। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें सुनना पसंद है। मैं कल से कोई नया काम ढूंढ लूँगा। मैं घर घर जाकर लोगों को इंजेक्शन लगा सकता हूँ या ड्रेसिंग कर सकता हूँ। पैसे आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। रात को बारिश हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था। वांगची ने एक कटोरी वहाँ रख दी और विभूषण के पास जमीन पर बैठ गया। उसने विभूषण का हाथ पकड़ा और कहा, पता है, आज पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा है। चाचा के घर में हर वक्त डर लगता था कि कब कोई चिल्लाएगा। यहाँ कम से कम मैं अपने दिल की सुन सकता हूँ और मेरा दिल कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वांगची ने थके हुए सर को विभूषण के बेड के किनारे टिका दिया और सो गया। विभूषण उसे देखता रहा। उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियों में एक हल्की सी झुंझुनाहट हुई। उसके अंदर का शैतान अब वांगची की इस तबाह होती जिंदगी को देखकर रो रहा था। उसने पहली बार खुदा से दुआ मांगी, मुझे ठीक कर दो ताकि मैं इस ओमेगा को वो दुनिया दे सकूं जिसका ये हकदार है। इसके एक एक आंसू का बदला मैं पूरी दुनिया से लूंगा। वो छोटा सा कमरा जहाँ दीवारों से पपड़ी झड़ रही थी, अब उनकी नई दुनिया थी। वांगची के पास अब ना नौकरी थी, ना परिवार का नाम और ना ही सुकून की नींद। वांगची सुबह 4 बजे उठता था। वो रास्ते के कोने पर लगे नल से पानी भरता क्योंकि कमरे में नल नहीं था। फिर वो लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोता और कपड़े भी साफ करता। फिर वो वही हॉस्पिटल में पार्ट टाइम ड्रेसिंग का काम भी करने जाता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि कुछ पैसे मिल जाए। उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को विभूषण के पीछे रख दिया था। जिस हॉस्पिटल से उसे धक्के देकर निकाला गया था, आज कुछ पैसों के लिए उसे वही जाना पड़ रहा था। देखो, आज मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा मिले, वांगची ने कमरे में आकर विभूषण को दिखाते हुए कहा। उसके हाथ लाल थे और उन पर डिटर्जेंट की वजह से छाले पड़ गए थे। उसने थके हुए कदमों से आकर विभूषण के पास बैठकर उसके पैरों की मालिश शुरू की। मैं आज तुम्हारे लिए थोड़ा सा दूध और फल लाया हूँ। पता है, जिस घर में मैं काम करने गया था वहाँ के मालकिन बहुत खड़ूस है, पर उनका बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह चुप रहता है। मैंने सोचा काश तुम बोल सकते तो मुझसे कहते कि वांगची थोड़ा आराम कर लो, है ना। विभूषण ये सब देख रहा था। उसने देखा कि वांगची ने खुद सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी पिया, लेकिन उसके लिए दूध लाया। उसने देखा कि रात को ठंड लगने पर वांगची ने वही एक पुराना कंबल विभूषण पर ओढ़ा दिया और खुद सर्दी में सिकुड़कर जमीन पर सो गया। विभूषण का अंतर्मन कह रहा था, बस करो वांगची, लान वांगची, मुझे मत बचाओ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम अपनी खूबसूरती और जवानी मेरे लिए इस दलदल में ख़त्म कर दो। देखो अपने हाथ, ये हाथ पेशेंट देखने के लिए थे, बर्तन धोने के लिए नहीं। एक रात वांगची को तेज बुखार था। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था, लेकिन वो फिर भी उठा ताकि विभूषण की पोजीशन बदल सके, ताकि उसे बेड सॉलिस ना हो। जब वांगची ने विभूषण को उठाने की कोशिश की तो कमजोरी की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो सीधा विभूषण के ऊपर गिरा। वांगची की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो उठ नहीं पा रहा था। आई एम सॉरी। वांगची ने शिश्कियाँ लेते हुए विभूषण के सीने पर सर रख दिया। मैं कितना कमजोर हूँ ना, मुझसे तुम्हारा वजन भी नहीं उठाया जाता। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। उसी पल विभूषण के दिल में एक धमाका हुआ। उसकी नफरत अब खुद से और उस किस्मत से थी जिसने वांगची को रुला दिया था।
वो छोटा सा कमरा जहाँ बारिश का पानी दीवारों से टपकता था, वहाँ वांगजी ने विभूषण के लिए एक नई दुनिया बना दी थी। वांगजी रोज सुबह उठकर पहले विभूषण को साफ करता, उसके बेजान जिस्म को नहलाता और उससे बहुत सारी बातें भी करता। भूषियान, आज बाहर थोड़ी धूप निकली है, काश मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता, पर तुम बहुत भारी हो और मुझसे तुम उठाए नहीं जाते। कोई बात नहीं, मैं खिड़की खोल देता हूँ। वांगजी ने अपने खाने का खर्च कम कर दिया था ताकि वो विभूषण के लिए महंगी दवाएं और प्रोटीन वाला सूप ले आ सके। रात को जब वांगजी थक कर आता तो वो विभूषण का हाथ अपने हाथों में लेकर घंटों तक मालिश करता। एक रात वांगजी वही जमीन पर सो रहा था। उसने ख्वाब में देखा कि उसके चाचा उसे मार रहे हैं और वो नींद में ही रोने लगा। विभूषण ने देखा कि वांगजी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो सिसकियां ले रहा है। विभूषण के अंदर एक आग सी जली। उसने फिर से अपने पूरे दिमाग से अपने पैरालाइज उंगलियों पर फोकस किया। उसने इतनी मेहनत की कि उसके माथे पर पसीना आ गया और फिर अचानक उसकी इंडेक्स फिंगर हिली। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी कांपती हुई उंगलियों से वांगजी के आंसू पोंछ दिए। वांगजी की नींद खुल गई। उसने देखा भूषियान का एक हाथ उसके चेहरे पर था। भूषियान, तुम्हारा हाथ, तुमने मुझे छुआ। वांगजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने वो हाथ चूम लिया और जोर जोर से रोने लगा। वांगजी की ये चुंबन विभूषण को तो अंदर से हिला चुका था, जो वांगजी को बिल्कुल भी पता नहीं था। अगले कुछ दिनों में विभूषण ने अपने गले की नसों पर जोर देना शुरू किया। वांगजी उसे रोज ए और बी बोलने का प्रैक्टिस करवाता, जैसे किसी बच्चे को सिखाते हैं। एक शाम वांगजी ने जब उसे सूप पिलाया तो विभूषण ने अपना हाथ थोड़ा उठाया और वांगजी का टी शर्ट पकड़ लिया और बहुत मुश्किल से कहा, वांगजी। वांगजी के हाथ से कटोरी गिर गई। तुमने मेरा नाम लिया, फिर से बोलो प्लीज। विभूषण ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अभी भी फटी हुई थी। वांगजी। अब दिन बीत गए। विभूषण का एक हाथ काफी हद तक काम करने लगा था। एक दिन जब वांगजी काम से वापस आया तो उसने देखा कि विभूषण ने एक पुराने अखबार के कोने पर कोयले से कुछ लिखा है। उसने वो कागज वांगजी को पकड़ाया। उस पर बहुत ही मुश्किल से लेकिन साफ साफ एक बड़ा सा पता लिखा था, लोटस पेयर, गुयुन सेक्टर। ये क्या है भूषियान? वांगजी ने पूछा। भूषियान ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब वही पुरानी माफिया किंग वाली चमक वापस आ रही थी। मेरा घर, चलो। वांगजी ने अपनी बची कुची जमा पूंजी निकाली और एक टैक्सी बुलाई। उसने टैक्सी वाले से मिन्नत की कि वो व्हीलचेयर को ढंग से रखे। टैक्सी ड्राइवर ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, इतनी दूर का भाड़ा 2000 रुपये लगेगा, पहले बता रहा हूँ। वांगजी ने हाँ कह दी। पूरे रास्ते वांगजी नर्वस था। उसे लग रहा था कि शायद वहाँ कोई छोटा सा घर होगा, पर जैसे ही वो टैक्सी वहाँ बड़े महल के सामने रुकी, वांगजी का मुंह तो खुला का खुला रह गया। जैसे ही गार्ड्स ने गेट खोला और टैक्सी अंदर आई, वांगजी ने दरवाजे से बाहर झांका। भूषियान, ये महल तुम्हारा है? तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मैंने तो तुम्हें एक सड़क छाप बेचारा समझ बैठा था। वांगजी ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बकबक शुरू कर दिया। टैक्सी ड्राइवर पीछे मुड़ा। अबे ओ, बकर बकर बात में करना, पहले मेरे पैसा निकालो। इतनी बड़ी कोठी में आए हो और गरीब टैक्सी वाले का गला काट रहे हो। बॉडीगार्ड्स ने दौड़कर दरवाजा खोला। वहाँ के बॉडीगार्ड्स बहुत ज्यादा ही खुश हो गए थे विभूषण को देखकर। सभी बॉडीगार्ड वहाँ आ गए और टैक्सी का दरवाजा खोलकर विभूषण को बाहर निकाले। एक बॉडीगार्ड ने 5000 का नोट निकालकर उस ड्राइवर के मुंह पर मार दिया। ड्राइवर की तो बोलती बंद हो गई और वो तुरंत वहाँ से भाग गया। वांगजी और विभूषण जब घर के अंदर गए तो अंदर का नजारा देखकर विभूषण का खून खोल उठा। यानी कि एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी। मैडम यू वहाँ लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी। जैसे ही व्हीलचेयर अंदर गई, पार्टी का म्यूजिक किसी ने ठक से बंद कर दिया। जिंग चैंग के हाथ से शराब का ग्लास गिरा। उसे याद आया कि कैसे विभूषण ने उसे एक बार 24 घंटे तक भूखा रखा था और उसके पीछे शिकारी कुत्ते भी छोड़ दिए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला था। मैडम यू को याद आया कि कैसे विभूषण ने एक बार उनके बाल पकड़कर उन्हें पूरे शहर के सामने माफी मांगने पर मजबूर किया था। सबके सब डर के मारे कपकपा रहे थे। उन्हें लगा था विभूषण मर गया होगा, इसलिए वो सभी इतने आराम से जश्न मना रहे थे। पर अब वो खलनायक वापस आ गया था। वांगजी ने सबको घूरते हुए देखा तो कहा, अरे आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? फिर जियांग चैंग को देखते हुए कहा, और आप भाई साहब, आपने तो रोना शुरू कर दिया। मैं लान वांगजी हूँ, मैंने ही इनका ख्याल रखा था इतने दिन।
विभूषण ने जियांग चैंग की तरफ देखा। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में वही मौत वाला गुस्सा था जो जियांग फैमिली अच्छे से पहचानती थी। उन्हें पता था विभूषण ठीक हो या ना हो, उसकी ये नज़र उनका जनाजा उठाने के लिए काफ़ी है। हॉल में जहां अभी कुछ देर पहले खुशियां और म्यूजिक था, अब वहां सिर्फ लोगों की तेज सांसें और डर की बू थी। यानली जो अपनी एंगेजमेंट की खुशी में चमक रही थी, जैसे ही उसने विभूषण की उन ठंडी और मौत जैसी आंखों को देखा, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे वो दिन याद आया जब उसने विभूषण की मर्जी के बिना महल से बाहर कदम रखा था और विभूषण ने उसे 3 दिनों तक अंधेरी कोठरी में भूखा प्यासा कैद रखा था। खौफ के मारे उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो विभूषण फुसफुसाते हुए वही जमीन पर बेहोश हो गई। जिन फैमिली जो शहर की सबसे बड़ी फैमिली में से एक मानी जाती थी, उसके बड़े बेटे ने जब देखा कि गुस्सू का शैतान जिंदा है, तो वो अपनी एंगेजमेंट रिंग वहां फेंक कर ऐसे भागा जैसे उसे ओलंपिक की रेस जीतनी हो। बाकी गेस्ट ने न खाना देखा न सलाम किया। जिसने जहाँ रास्ता पाया वहां से अपनी जान बचाकर निकल गया। 5 मिनट के अंदर ही वो ग्रैंड हॉल एक मुर्दा घर की तरह खामोश हो गया। वांग ची ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया। वो आगे बढ़कर यानली की मदद करना चाहता था और बहुत कुछ बोलना चाहता था। अरे दीदी बेहोश हो गई है, देखिए तो सही, कोई डॉक्टर को बुलाइए। और ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? अभी तो केक भी नहीं काटा था। और लेकिन इससे पहले कि वांग जी अपनी बातों का सिलसिला शुरू करता, विभूषण ने अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ हल्का सा इशारा किया। बॉडीगार्ड तुरंत वांग जी के रास्ते में खड़ा हो गया। मास्टर, बॉस बहुत थक चुके हैं, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। आप प्लीज उन्हें लेकर ऊपर उनके कमरे में चलिए, हम सब है यहाँ, हम सब संभाल लेंगे। बॉडीगार्ड ने बहुत ही अदब से लेकिन शक्ति से कहा। विभूषण ने वांग जी का हाथ धीरे से दबाया, जैसे वो कह रहा हो अभी और कुछ मत बोलो। वांग जी ने विभूषण के व्हील चेयर घुमाए और धीरे धीरे उसे ऊपर फ्लोर पर ले जाने लगा। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, हॉल में बैठी जियांग फैमिली टूट गई। मैडम यू जमीन पर ढेर हो गई। जियांग चैंग ने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। हम खत्म हो गए। जियांग चैंग की आवाज में मौत का डर था। हमने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की, उसकी मौत का जश्न मनाया। वो तो यही सोच रहा होगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था माँ। मैडम यू ने कांपते हुए यानली का सर अपनी गोद में लिया। वो उमी का लड़का कौन है? विभूषण। भूषण उसकी बात सुन रहा है। अगर हमें बचना है तो शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है, वरना कल का सूरज हम इस महल में नहीं देख पाएंगे। ऊपर कमरे में वांगची ने विभूषण को बेड पर लिटाया। महल का ये कमरा इतना ग्रैंड था कि वांगची थोड़ा घबरा रहा था। उसे तो विभूषण के बेड पर बैठने से भी डर लग रहा था। उसने विभूषण के बाल सुलझाए और डरते डरते पूछा, भूषण, तुम्हारे घर वाले तुमसे इतना क्यों डरते हैं? और वो दीदी, वो तुम्हें देखकर बेहोश क्यों हो गई? क्या तुमने सच में पहले कुछ बहुत बुरा किया था? विभूषण ने वांगची का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने टूटी फूटी आवाज में सिर्फ इतना कहा, तुम साथ रहना। विभूषण को पता था कि अगर वांगजी को उसकी पुरानी दरिंदगी का पता चला तो वो शायद उसे छोड़कर उसी वक्त चला जाएगा, और वो अब वांगजी को खोने के बजाय पूरी दुनिया को खत्म करना बेहतर समझ रहा था। एक बॉडीगार्ड आकर विभूषण को बाथरूम में लेकर चला गया। वांगची ने देखा विभूषण का दवाई का टाइम होने वाला है, लेकिन उससे पहले विभूषण को कुछ तो खाना ही पड़ेगा। इसलिए वांगची थोड़ा सा सूप बनाने की खातिर नीचे चला गया। विभूषण बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया। उसका जिस्म अभी भी लाचार था, पर दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह तेज चल रही थी। बॉडीगार्ड उसे बेड पर ढंग से बिठाकर नीचे खाना लेने चला गया। उसी वक्त वांगची तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी जैसे उसने मौत को करीब से देख लिया हो। वांगची जब नीचे खाना बनाने जा रहा था तो सीढ़ियों के अंधेरे कोने में वो थितक गया। नीचे हॉल में जियांग फैमिली बैठी थी। जियांग चैंग की आवाज जहर की तरह वांगची के कानों में घुली। माँ, अभी विभूषण सही हालत में नहीं है, क्यों ना हम सब मिलकर उसे अभी खत्म कर दे। ये सबसे सही मौका है माँ। वांगची वहीं जम गया। उसके अपने घर वाले भी बुरे थे, लेकिन उन्होंने कभी उसे जान से मारने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ तो विभूषण का अपना परिवार ही उसकी मौत की मांग कर रही है। वांगची इतना डर गया कि वो नीचे गया ही नहीं। वो उल्टे पांव विभूषण के कमरे में भाग गया। भूषण, हमें भागना होगा। वांगची ने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए हाँफते हुए कहा। उसने विभूषण के पास आकर उसका हाथ थाम लिया। नीचे तुम्हारे घर वाले, वो तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो लोग इंसान नहीं है, राक्षस है। तुम्हारी इस हालत पर उन्हें तरस नहीं आ रही है, उल्टा वो मौका ढूंढ रहे हैं तुम्हें मारने की। तुम्हें मेरी कसम, चलो यहाँ से, पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर यहाँ आना।
अभी तुम्हारी जान को खतरा है। अगर इन लोगों ने कुछ किया तुम तो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। विभूषण ने वांगजी की आंखों में वो सच्ची फिक्र देखी। उसे पता था कि अगर वो ठीक हो गया तो वांगजी उसे छोड़कर चला जाएगा। वो बेचारा पेशेंट अब फिर से शैतान बन चुका था, इसलिए विभूषण ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी आंखों में वो मौत वाला गुस्सा छुपा लिया और उसकी जगह लाचारी और डर भर लिया। उसने वांगजी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा जैसे वो सच में डर रहा हो। वांगजी, डर लग रहा है, मत जाओ, विभूषण ने टूटी फूटी आवाज में कहा और अपना सर वांगजी के सीने में लगा लिया। वांगजी का दिल पिघल गया। नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये महल नहीं है, ये कत्लगाह है। मैं कल सुबह ही तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। विभूषण ने अपना खेल बदल दिया था। उसने सोचा था कि अगले दिन ही वो जियांग फैमिली को मिटा देगा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था वांगजी उसके बारे में थोड़ा सा भी कुछ गलत जाने। लेकिन अब वो उन्हें जिंदा रखेगा, लेकिन सिर्फ विलेन बनाकर। वो दिखाएगा कि जियांग फैमिली उस पर जुल्म कर रही है, ताकि वांगजी हमेशा उसका प्रोटेक्टर बन के उसके पास ही रहे। वांगजी को ज्यादा ही टेंशन ले रहा था, जो विभूषण को पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए विभूषण ने कुछ लिखकर वांगजी को दिया। पेपर में लिखा था, तुमने पूछा था ना मेरी फैमिली मुझसे क्यों डर रही है, वो इसलिए कि इन्होंने ही मुझे मारने के लिए लोग भेजे थे, और जब उन्होंने देखा मैं जिंदा हूँ तो इनको अब लग रहा है मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा और इनको अरेस्ट करवा दूंगा। वांगजी को भी ये बात सही लगी और वांगजी बहुत सारी कर्ज करने लगा जियांग फैमिली को। इधर नीचे हॉल में जब जियांग चैंग ने मारने की बात की थी तो मैडम यू ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा था। पागल हो गया है तू, मैडम यू ने गुस्से में फुंकारा। अगर विभूषण को हमारी वजह से कुछ भी हुआ तो उसके वफादार बॉडीगार्ड्स हमें कच्चा चबा जाएंगे। वो जख्मी शेर है और भी खतरनाक है। हमें अभी उस ओमेगा को हटाना होगा। अगर वो हमारे साथ है तभी हम बचे रहेंगे। विभूषण उसकी बात सुन रहा है, इसलिए हमें उस ओमेगा का भरोसा जीतना होगा और ऐसा दोबारा सोचना मत, जैसा भी है भूषण तुम्हारा भाई है। और उधर ऊपर कमरे में विभूषण ने वांगजी की खुशबू को महसूस करते हुए एक ठंडी मुस्कुराहट छुपाई। भूषण का अंदर मन कह रहा था, मेरे भोले वांगजी, तुमने मुझे रास्ते से उठाया, मुझे जिंदा किया। अब मैं तुम्हें इस महल में एक ऐसी साजिश में कैद करूंगा जहां तुम हर पल मुझसे मोहब्बत करोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं हर पल खतरे में हूँ। जियांग फैमिली को तो मैं बाद में देखूंगा, उसके पहले मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तुमने कहा था मेरे ठीक हो जाने के बाद तुम वापस लौट जाओगे, लेकिन ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। अब अगली सुबह महल में एक अजीब सा तनाव था। विभूषण ने तय कर लिया था कि वो वांगजी को यहाँ से जाने नहीं देगा। उसने अपने दिमाग में एक खेल रचा जहाँ वो खुद शिकार बनने वाला था। वांगजी किचन में विभूषण के लिए नाश्ता लेने गया था। हॉल में जियांग चैंग अकेला खड़ा था। बेचारा खाना खाने आया था। वो डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था, क्योंकि विभूषण की व्हीलचेयर उसके पास ही आकर रुक गई थी। विभूषण ने बिना बोले जियांग चैंग की आंखों में देखा। उन आंखों में मौत थी। जियांग चैंग 2 कदम पीछे हट गया। तभी भूषण ने देखा कि वांगजी किचन से बाहर निकल रहा है। अचानक भूषण ने अपने जिस्म का संतुलन बिगाड़ा और एक जोरदार आवाज के साथ व्हीलचेयर से सीधा जमीन पर गिर गया। भूषण! वांगजी ने हिंदी सीरियल के हीरोइन की तरह चिल्लाकर नाश्ते का प्लेट फेंक कर दौड़ते हुए आया। उसने देखा कि विभूषण फ्लोर पर गिरा है और जियांग चैंग उसके पास ही खड़ा है। वांगजी ने तेजी से विभूषण का सर अपने गोद में लिया। तुम ठीक हो? ये कैसे हुआ? वांगजी ने रोती हुई आंखों से पूछा। उसने गुस्से में जियांग चैंग की तरफ देखा। तुमने धक्का दिया ना? मैंने देखा तुम इनके पीछे ही खड़े थे। कितने गिरे हुए लोग हो तुम। एक जख्मी इंसान पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और आएगी भी कैसे? सब समझ आ रहा है मुझे। बड़ा भाई महीनों तक गायब था और तुम लोगों को भूषण की कोई चिंता नहीं थी। तुम लोग तो पार्टी करने में बिजी थे। क्या लगा था भूषण मर चुका है? यही चाहते हो ना तुम सभी? जियांग चैंग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने डरते हुए कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो खुद। वांगजी ने विभूषण की तरफ देखा और कहा, बोलो भूषण, क्या इसने तुम्हें गिराया? भूषण ने अपनी आंखों में आंसू भरे और डर के मारे अपने चेहरे को वांगजी के सीने में छुपा लिया। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस वांगजी की शर्ट को जोर से पकड़ लिया, जैसे वो बहुत ज्यादा ही डरा हुआ हो। वांगजी को लगा विभूषण इतना डरा हुआ है कि वो सच बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है जियांग चैंग के सामने। बस बहुत हो गया, वांगजी ने जियांग चैंग पर चिल्लाते हुए कहा। इनका खामोश रहना ही सब कुछ कह रहा है। तुम लोग इन्हें धमकी देते हो ना, इसलिए ये बोल नहीं रहे हैं। आज से मैं इनके पास से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटूंगा। देखता हूँ तुम इनके बाल भी कैसे बाका करते हो। जियांग चैंग देख सकता था विभूषण चुप है। उसे लगा उसे भी चुप ही रहना चाहिए। जियांग चैंग सीधा भाग गया अपने माँ को बताने। मम्मा,
इधर विभूषण चैंग को डांट खाते देखकर हंस पड़ा। हंसने की वजह से विभूषण का कंधा उछल रहा था। वांगजी को लगा विभूषण वांगजी के सीने में मुंह छुपाकर रो रहा है। उस दिन वांगजी एक पल के लिए भी विभूषण को खुद से अलग नहीं किया। फेविकॉल के जैसा चिपक गया। अब नेक्स्ट डे सुबह वांगजी विभूषण को गार्डन में धूप सेकने ले गया। विभूषण को प्यास लगी। विभूषण ने वांगजी से कहा उसे जूस पीना है। अब वांगजी के मन में घर वालों के लिए शक बैठ गया था। मैडम यू अगर जूस में जहर मिला दे तो फिर क्या होगा। इससे अच्छा वांगजी खुद ही बनाकर पिलाए विभूषण को। वांगजी विभूषण को लेकर घर के अंदर गया। वांगजी किचन के अंदर 1 मिनट के लिए गया। खाने के टेबल के पास वहाँ मैडम यू खड़ी थी, कुछ काम कर रही थी। वो बस विभूषण को ही तिरछी नजरों से घूर रही थी। मैडम यू के अंदर चल रहा था कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, ये मेरे इतने करीब क्यों आ रहा है। मैडम यू डर के मारे थोड़ा और पीछे हट गई। विभूषण ने देखा कि वांगी वापस आ रहा है। उसने तुरंत पास में रखा ठंडे पानी का एक बड़ा सा जग लिया और बड़ी होशियारी से अपने ऊपर गिरा दिया। जग टूटने की आवाज से वांगजी चौंक गया। वांगजी की नजर पड़ते ही वांगजी चीख पड़ा, क्या हो रहा है यहाँ। वांगजी भागकर आते हुए देखा कि विभूषण पूरा भीगा हुआ है और सर्दी से कांप रहा है और चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं और मैडम यू वहाँ खड़ी है। आंटी यू, आपने इन पर ठंडा पानी डाला, इस सर्दी में इन्हें बुखार हो गया तो। वांगजी ने तुरंत अपना जैकेट उतारा और विभूषण को लपेट लिया। मैडम यू हैरान थी। उन्होंने कहा, मैं तो उसके पास खड़ी भी नहीं थी, ये क्या पागलपन है। वांगजी ने एक नहीं सुनी। झूठ मत बोलिए, मैंने देखा है आप सभी इनसे कितना नफरत करते हैं। विभूषण बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता तो आप उसका फायदा उठा रही है। विभूषण ने वांगजी की जैकेट की गर्मी महसूस की और वांगजी के कंधे पर सर रखकर एक हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट छुपाई। विभूषण का अंतर्मन बोल रहा था, मेरे भोले वांगजी, तुम्हारी ये फिक्र है मेरी असली ताकत है। जितना ये लोग तुम्हारी नजरों में गिरेंगे उतना ही तुम मेरे करीब आओगे। अब तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कभी नहीं करोगे। वांगजी ने विभूषण का हाथ थामा और कसम खाई, विभूषण, मैं वापस लान फैमिली के पास नहीं जाऊंगा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते और ये महल तुम्हारे लिए सेफ नहीं हो जाता। मैं यही रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। विभूषण ने वांगजी की उंगलियों को धीरे से दबा दिया। उसका शिकार अब उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। विभूषण ने अब जियांग फैमिली के हर सदस्य को वांगजी की नजरों में एक खूनी बना दिया था। मैडम यू और जियांग चैंग का तो विभूषण ने मोए मोए कर दिया था वांगजी के सामने। अब बारी थी घर के 2 और सदस्य की। अब फिर से और एक नई सुबह आ गई। यानी गार्डन में पेड़ों की छटाई कर रही थी। उसके हाथ में एक बड़ी कैंची थी। वो अभी भी डरी हुई थी क्योंकि चैंग और मैडम यू के साथ 2 दिन से क्या हो रहा है ये घर में उसे पता चल गया था। एली को लग रहा था विभूषण शायद बार बार ऐसा करके जियांग फैमिली को अपने मर्डर केस में फंसाना चाहता है। विभूषण ने दूर से देखा कि वांगजी बेलकनी में खड़ा होकर विभूषण के कुछ धुले हुए कपड़े सुखाने दे रहा है। वांगजी को बिजी देखकर विभूषण ने धीरे से अपनी व्हीलचेयर याली के बिल्कुल पास लाई। याली जैसे ही मुड़ी, विभूषण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जानबूझकर कैंची की धार पर मार दिया। उसका हाथ कट गया और खून तेजी से बहने लगा। याली चीख पड़ी, विभूषण, ये क्या किया तुमने। उसी वक्त वांगजी दौड़ता हुआ गार्डन में आया। उसने याली के हाथ में कैंची और विभूषण का खून देखा। दीदी, ये क्या कर दिया आपने। वांगजी ने चिल्लाकर याली के हाथ से कैंची फेंक दी। मानता हूँ आपकी एंगेजमेंट टूट गई है, पर इसका गुस्सा आप इस बेचारे पर निकालेंगी। इनका हाथ पहले से ही कितना जख्मी है, उसके ऊपर आप इनका बस एक ही हाथ काम कर रहा है, आपने फिर से उसी हाथ पर चोट पहुंचा दिया। याली रोते हुए बोली, मैंने नहीं किया वांगजी, उसने खुद। वांगजी ने उसकी बात सुनी ही नहीं और विभूषण का हाथ अपने रुमाल से बांधने लगा और फिर डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया और विभूषण को कमरे में वापस ले गए। अब फिर से नेक्स्ट डे आया। विभूषण ने आज जियांग फैंगमियान को टारगेट बनाया। जियांग फैंगमियान अपने कार को बैक करके ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। वांगजी घर के अंदर से पानी की बोतल लेने गया था। विभूषण ने देखा कि कार रिवर्स गियर में है। उसने अपनी व्हीलचेयर की स्पीड बढ़ाई और ठीक कार के पीछे जाकर रुक गया। धम! कार व्हीलचेयर से टकराई और विभूषण व्हीलचेयर समेत रास्ते पर पलट गया। वांगजी ने जब आकर ये मंजर देखा तो उसके हाथ से बोतल गिर गया। वांगजी चीख पड़ा, विभूषण! वो भागते हुए आया और कार के बोनेट पर जोर से हाथ मारा। रुकिए, क्या आप अंधे हैं? सामने ही व्हीलचेयर नहीं दिखते? आपने तो इन्हें मार ही दिया होता अगर मैं नहीं आता। फैंगमियान कार से बाहर आया। उसका चेहरा पीला था। वांगजी, मैंने पीछे देखा था, वहाँ तो कोई नहीं था। वहाँ खड़े सारे बॉडीगार्ड्स को पता था यहाँ क्या नाटक चल रहा है। सभी अपने मुंह दबाकर हंस रहे थे।
वांगजी इतना बोला था कि उसे ये नहीं दिख रहा था कि चारों तरफ बॉडीगार्ड है। उन्होंने भी देखा ये सब होते हुए, फिर उन्होंने अभी तक बॉस को बचाने क्यों नहीं आया। वांगजी का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने अपना फोन निकाला। बहुत हो गया, पहले जियांग चैन, फिर आंटी यू, फिर यानली दीदी, और अब आप। मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। जैसे ही वांगजी ने नंबर डायल की, विभूषण ने कांपते हुए हाथों से वांगजी के फोन को पकड़ लिया। उसने बहुत ही दर्दनाक आवाज में सर हिलाकर मना किया। वांगजी, नहीं, रहने दो। विभूषण ने टूटी आवाज में कहा, फैमिली है मेरी, माफ कर दो, माफ कर दो। वांगजी की आंखों में आंसू आ गई। वांगजी ने कहा, विभूषण, ये लोग तुम्हारी जान लेना चाहते हैं और तुम अभी भी इनके भले के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, इतना जुल्म सहने के बाद भी तुम इन्हें बचा रहे हो। वांगजी ने फोन जेब में रख लिया और विभूषण को व्हीलचेयर पर बिठाया। तब तक बाकी जियांग फैमिली के लोग भी वहां आ गए थे। वांगजी ने जियांग फैमिली की तरफ नफरत से देखा और कहा, सुना आपने, ये शख्स जिसे आप लोग मारना चाहते हैं वही आपको जेल में जाने से बचा रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। विभूषण ने अपना चेहरा वांगजी के कमर में टिका लिया। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक शैतानी सुकून था। विभूषण का अंतर्मन कह रहा था, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे वांगजी। तुम्हें लगता है मैं एक महान इंसान हूँ जो दुश्मनों को माफ कर देता हूँ। नहीं वांगजी, नहीं, मैंने सिर्फ उन्हें जिंदा रखा है ताकि तुम मेरे पास रहो। अब से तुम मेरी ढाल हो और मैं तुम्हारा लाचार पेशेंट। वांगजी ने कसम खाई, अब से मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इन सांपों के बीच तुम अकेले नहीं रहोगे। जिस डॉक्टर ने वांगजी को जलील करके निकाला था और विभूषण को कचरे की तरह हॉस्पिटल से बाहर फेंकने का ऑर्डर दिया था, अब उनकी भी बारी आ चुकी थी। रात के वक्त जब डॉक्टर अपनी कार से घर जा रहा था, विभूषण के आदमियों ने उसे रास्ते में रोका और उसे उठाकर उसी हॉस्पिटल के अंधेरे वार्ड में ले गया। उसे एक पुराने हॉस्पिटल बेड से बांध दिया गया। विभूषण के लोगों ने उसे वही फीका सूप पिलाया जो वो वहाँ के मरीजों को पिलाता था। उसके शरीर से उसका प्राइवेट पार्ट अलग कर दिया गया। उसके लाइसेंस को रद्द करवा दिया गया। रातों रात शहर के सारे हॉस्पिटलों में उसकी बदनामी फैला दी गई। उसे कह दिया गया कि अगर उसने दोबारा किसी गरीब मरीज के साथ बदतमीजी की तो अगली बार वो हॉस्पिटल बेड से कभी उठ नहीं पाएगा। वो डॉक्टर अब सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया था। उधर लैन फैमिली को लगता था कि उनका नाम और रुतबा ही सब कुछ है। विभूषण ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनका घमंड, तोड़ दिया। विभूषण ने रातों रात लैन फैमिली के सारे बिजनेस डील्स कैंसिल करवा दिए। उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया गया। जिस घर से उन्होंने वांगजी को धक्का देकर निकाला था, उसी घर के बाहर विभूषण ने ऑक्शन का बोर्ड लगवा दिया। लैन चिदन को सड़क पर आना पड़ा। जब वो लोग मदद मांगने के लिए भटक रहे थे, तब उन्हें वही एहसास हुआ जो वांगजी को हुआ था, बेघर और अकेला होने का डर। विभूषण ने उन्हें जिंदा रखा, पर सिर्फ इसलिए ताकि वो एक दिन वांगजी की कामयाबी को देखकर जल सके। इधर महल में वांगजी जब कमरे में आया तो उसने देखा विभूषण बेड पर लेटा हुआ थोड़ा कांप रहा है। वांगजी को तो लग रहा था ये सब सच था, लेकिन ये नाटक था विभूषण का। वांगजी ने कहा, विभूषण, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? विभूषण ने टूटी फूटी आवाज में कहा, वांगजी, नींद में डर लग रहा था। मुझे लगा तुम डॉक्टर फिर से मुझे फेंक दोगे। वांगजी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा, नहीं नहीं, वो डॉक्टर अब कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। देख लेना तुम, उनकी कर्मों की सजा उनको जल्द ही मिलेगी। तुम डरो मत, मैं हूं ना। विभूषण ने वांगजी के कंधे पर सर रखते हुए एक गहरी शैतानी मुस्कुराहट छुपाई। विभूषण का अंतर्मन कह रहा था, भगवान नहीं वांगजी, तुम्हारे इस शैतान ने पहले ही उसे सजा दे दी है। जो तुम्हें दुख पहुंचाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब तो बस तुम हो और तुम्हारा ये लाचार पेशेंट विभूषण, और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वांगजी ने कहा, पता है विभूषण, आज खबर आई कि लैन फैमिली का बिजनेस भी डूब गया है। मुझे बुरा लग रहा है उनके लिए, लेकिन शायद उन्हें समझ आए कि रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। विभूषण ने नाटक करते हुए मासूमियत से पूछा, तो तुम वापस जाओगे? वांगजी ने जोर से सर हिलाया, कभी नहीं। तुम्हें इस हालत में छोड़ा था उन्होंने। अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। जब तक तुम चलने नहीं लगोगे, मैं तुम्हारा परछाई बनकर रहूंगा। विभूषण ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया और चूमा। उसका प्लान बिल्कुल सही जा रहा था। उसने वांगजी को इतना इमोशनल कर दिया था कि अब वांगजी उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। विभूषण को याद था कि जब वो हॉस्पिटल में लाचार पड़ा था
तब वांगजी ने एक बार जिक्र किया था कि उसका सपना डॉक्टर बनना था, एक छोटा सा क्लिनिक खोलना था, गरीबों का मुफ्त इलाज करना था, पर हालात ने उसे सिर्फ एक नर्स बनाकर रख दिया था। विभूषण ने रातों रात शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में वांगजी का दाखिला करवा दिया। जब वांगजी को ये पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो विभूषण के पास आया और उसका हाथ थाम कर बोला, भूषण, तुमने मेरे लिए इतना किया, पर मुझे अब डॉक्टर नहीं बनना। अगर मैं पढ़ने गया तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम्हारी ये दुश्मन तुम्हें फिर नुकसान पहुंचाएंगे। मैं तुम्हारा नर्स बनकर ही खुश हूँ। विभूषण वांगजी का सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन अपना सच भी तो उजागर नहीं कर सकता था, इसलिए इस बात को आगे नहीं बढ़ाया उसने। वांगजी को अब विभूषण से इतना प्यार हो गया था कि वो उससे एक पल के भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे लगता था कि उसके बिना भूषण अनसेफ है। इधर विभूषण का ट्रीटमेंट टॉप क्लास चल रहा था। 1 महीने के अंदर ही उसके पैरों में जान वापस आ गई। एक रात जब वांगजी सो रहा था, विभूषण धीरे से बेड से उठा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने चलकर देखा, अब वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके दिमाग में एक डर बैठ गया। अगर वांगजी को पता चला कि मैं ठीक हूँ तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा उस लान फैमिली के पास। उसे लगेगा कि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए विभूषण ने तय किया कि वो व्हीलचेयर पर नाटक जारी रखेगा। एक दिन सुबह महल में भारी सन्नाटा था। वांगजी को दियांग फैमिली अपने आसपास भी नहीं दिख रहा था। वांगजी को थोड़ा तो अजीब लगा, क्योंकि इस टाइम मैडम यू और यानली खाना बनाने में बिजी रहती है। वांगजी को लगने लगा, फिर से मेरे भूषण को मारने का प्लान तो नहीं बना रहे ना ये लोग। वांगजी जल्दी से भागा और यानली के कमरे के पास पहुंचा। तब उसने कुछ सुना। वांगजी ने दीवार के पीछे की बातों को सुनने की कोशिश की। यानली जोर जोर से रो रही थी। यानली प्रेग्नेंट थी, लेकिन जिन यिशुअन ने शादी से इनकार कर दिया था। मैडम यू गुस्से और शर्म से पागल हो रही थी। यानली गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, माँ, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लोग क्या कहेंगे? वांगजी को यानली के लिए बहुत बुरा लगा। वांगजी के नजरों में यानली बुरी हो सकती है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा यानली और उसके बेबी को कुछ भी हो जाए। वो उदास हो गया और विभूषण के पास आकर बैठ गया। वांगजी को उदास देखकर भूषण वांगजी को कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वांगजी बोल पड़ा, भूषण, यानली दीदी बहुत तकलीफ में है। जिन परिवार उनको धोखा दे रहे हैं, काश तुम कुछ कर पाते। विभूषण ने पूछा, पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? वांगजी तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। फिर क्या, वांगजी का बकर बकर चालू हो गया। जो बात 5 मिनट में खत्म होने वाला था, उस बात को खत्म होते होते आधे घंटे बीत गए। विभूषण को पहले ही समझ आ गया था माजरा क्या है, लेकिन फिर भी उसने वांगजी को टोका नहीं, बोलने दिया, क्योंकि विभूषण को वांगजी की कही हर बातें बहुत प्यारी लगती है और वांगजी ये सारी बातें फोटो को पाउड बना बना कर बोल रहा था। विभूषण को वांगजी बहुत प्यारा लग रहा था। वांगजी के फोटो को खा जाने का मन हो रहा था। विभूषण को वांगजी का उतरा हुआ चेहरा देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ना चाहते भी दिल में पत्थर रखकर विभूषण ने यानली का भला करने के बारे में सोचा और वांगजी से कहा, तुम उदास मत हो, मैं बात पक्की करवाता हूँ, लेकिन इस बारे में अभी तुम किसी से कुछ नहीं बोलना, ठीक है? वांगजी के चेहरे पर स्माइल लौट आई। खुशी के मारे उसने विभूषण के गाल पर एक छोटा सा किस करके भाग गया। विभूषण वही कुछ देर अपना गाल पकड़कर बदहोश बैठा रहा। फिर जब होश आया, उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया और ठंडी आवाज में कहा, जिन परिवार ने मेरे डर की वजह से यानली से रिश्ता तोड़ दिया था, अब तुम लोग जाओ और जिन परिवार को मेरी ताकत का एहसास कराओ, उनसे कहो कि अगर कल तक शादी की तारीख तय नहीं हुई तो जिन एम्पायर का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। फिर विभूषण ने सोचा, अगर उसने ये वाला काम कर दिया तो शायद वांगजी इस बार खुशी के मारे उसके लिप्स पर भी किस कर देगा। अगली सुबह जिन जिशुअन खुद फूलों का गुलदस्ता लेकर वे मेंशन पहुंच गया और सबके सामने माफी मांगी। शादी फिक्स भी हो गई। यानली को जब ये पता चला तो वो हैरान रह गई। उसे लगा था कि विभूषण उससे नफरत करता है। यानली ने सोचा और कहा, भूषण ने मेरे लिए ये सब किया, लेकिन क्यों? वांगजी ने मुस्कुराकर विभूषण की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा था ना दीदी, भूषण का दिल बहुत बड़ा है, वो बस दिखाता नहीं है। विभूषण व्हीलचेयर पर बैठा मासूमियत से मुस्कुरा रहा था, पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, तुम्हारे लिए कुछ भी वांगजी। वांगजी ने कहा, भूषण, तुम सच में एक फरिश्ते हो। देखो, तुम्हारी वजह से एक घर बस गया। विभूषण टूटी फूटी एक्टिंग वाली आवाज में कहता है, वांगजी खुश, तुम खुश, मैं खुश।
लेकिन यहाँ विभूषण का अंतर्मन कह रहा था, मैं फरिश्ता नहीं हूँ वांगची, मैं तुम्हारा वो शैतान हूँ जो तुम्हें पाने के लिए अपने पैर ठीक ना होने का झूठ बोल रहा है। मैं याली को बचा सकता हूँ, दुश्मनों को मिटा सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब करना नहीं चाहता। बस तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ। वांगची, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दे सकता। विभूषण ने कभी नहीं सोचा था कि वो नेकी करेगा, लेकिन वांगजी उसके लिए एक ऐसी ढाल बन गया था जिसके पार वो गुस्से को जाने नहीं दे सकता था। विभूषण का गुस्सा अब उसका साथ छोड़ के जा रहा था, बाई बाई टाटा बोलकर। जियांग फैमिली को बिजनेस में भारी नुकसान हो रहा था। वो सभी सड़क पर आने वाले थे। इसके पीछे भी विभूषण का ही हाथ था। विभूषण कभी भी जियांग फैमिली से बिजनेस नहीं करता था, और जो लोग जियांग फैमिली के साथ बिजनेस में जुड़ते थे, विभूषण उन सभी बिजनेसमैन के साथ कभी बिजनेस नहीं करता था। कहाँ राजा भोज, कहाँ गेंगू तेरी, कहाँ इतना बड़ा वे कॉर्पोरेशन, कहाँ जियांग के छोटा सा कंपनी। सभी विभूषण के साथ ही काम करना चाहते थे, और इसी वजह से जियांग के नया बना बनाया काम भी बिगड़ जाता था। और जो लोग जियांग कंपनी से रिश्ता तोड़ देते थे, उन लोगों को इनाम मिलता था। वे कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ने का एक छोटा सा मौका मिलता था, चाहे वो कितना ही छोटा सा कंपनी क्यों ना हो। एक दिन वांगची ने फैंगमियन और चैंग की बातें सुन ली। इसमें एक गड़बड़ ये था, वांगची ने ये सारी बातें अचानक से सुनी नहीं थी। वांगची को जानबूझकर सुनाया गया था, और इसके पीछे का मास्टरमाइंड थी मैडम यू। मैडम यू को पता चल गया था याली की जिंदगी को संवारने वाला वांगची था, और विभूषण को कंट्रोल करने वाला भी वांगची ही है, और वांगची बड़े दिल वाला है। तो मैडम यू ने सोच लिया था वांगची का थोड़ा फायदा उठाया जा सकता है, और जियांग के परेशानियों को जड़ से मिटाया जा सकता है। इधर वांगची ने नाश्ता करते वक्त धीरे से कहा, भूषण, जियांग चैंग बहुत परेशान है। शायद वो बूढ़ा है, पर उसका परिवार भूखा रहेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। भूषण ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे वांगजी का चेहरा देखा। उसका दिल किया कि वो जियांग चैंग को मिटा दे, पर वांगजी के नम आंखों ने उसका इरादा बदल दिया। अगली सुबह जियांग चैंग को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिल गया। जिस शैतान से वो डरता था, उसी ने पर्दे के पीछे से उसकी डूबती नैया पार लगा दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वांगजी उदास था। नेक्स्ट डे महल के बाहर एक गरीब बूढ़ा आदमी अपने जवान बेटे को लेकर बैठा था और भीख मांग रहा था। बेटा बीमार था, इलाज के पैसे नहीं थे। गार्ड को लगा अगर विभूषण ने गेट के पास एक भिखारी को देख लिया तो उसकी नौकरी तो गई। इस वजह से गार्ड उस भिखारी को धक्का देकर भगा रहे थे। वांगजी ने खिड़की से ये देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वांगजी खुद को रोक नहीं पाया और रोने बैठ गया। वांगजी को विभूषण और उसकी बीती बातें याद आ गई। विभूषण वांगजी को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांगजी का दिल दुख रहा था। वांगजी खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। विभूषण को आइडिया आया। विभूषण ने तुरंत अपने हेड गार्ड को मैसेज भेजा, उस बुढ़े को इज्जत से अंदर लाओ, उसे खाना दो और उसके बेटे का इलाज का सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। अगर वांगजी ने दोबारा किसी को रोते हुए देखा तो तुम्हारी नौकरी नहीं, सीधा गर्दन जाएगी। विभूषण अब वांगजी की हर बात ऐसे मानता था जैसे वो कोई खुदा का फरमान हो। अगर वांगजी कहता था, हाँ भूषण आज बारिश है, चलो पुरानी यादें मानते हैं, तो भूषण घंटों तक उसकी बातें सुनता था। एक दिन वांगजी ने कहा, भूषण मुझे लगता है तुम्हें मैडम यू को माफ कर देना चाहिए, वो तुम्हारी माँ जैसी है। भूषण के अंदर आग लग गई, पर उसने वांगजी का हाथ पकड़ा और धीरे से गर्दन हिलाई। अगले दिन उसने मैडम यू को एक महंगा हीरे का हार तोहफे में दिया, ये दिखाने के लिए कि वो अब दुश्मनी भूल रहा है। वांगजी हैरान था, भूषण तुम कितने अच्छे हो, लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तुम तो सबका कितना ख्याल रखते हो। विभूषण ने वांगजी को देखा और सोचा, वांगजी मैं नहीं बदला हूँ, मैं आज भी वही शैतान हूँ जो पूरी दुनिया को जला सकता है, पर तुम मेरी वो कमजोरी हो जिसके लिए मैं जन्नत भी खरीद लूँ। अगर तुम्हें खुशी मिलती है उन लोगों को जिंदा देखकर जो मुझसे नफरत करते हैं, तो मैं उन्हें जिंदा रखूंगा। तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरी हर नफरत से बड़ी है। रात का वक्त था। वांगजी विभूषण के पैरों को मालिश कर रहा था। भूषण तुम ठीक हो जाओ, हम फिर शहर घूमने जाएंगे। विभूषण ने अपना हाथ वांगजी के सर पर रखा। उसका पैर अब बिल्कुल ठीक हो गया था। वो अभी खड़ा हो सकता था, पर वो डर रहा था सच्चाई बताने में। वांगजी प्यार करते हो? विभूषण ने पूछा। वांगजी रुक गया। उसने अपनी नजरें उठाई जिसमें बेहिसाब मोहब्बत थी। मैंने अपनी दुनिया, अपना परिवार, सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा है भूषण। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम ठीक हो जाओ या ना हो,
वांगची हमेशा तुम्हारा रहेगा। मैं एक ओमेगा हूँ वुशियन, और मैंने बहुत पहले ही तुम्हें अपना अल्फा मान लिया था। अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करता तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं रहता। विभूषण की आंखों से एक आंसू गिर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने वांगजी को पाने के लिए झूठ का सहारा लिया, पर वांगजी का प्यार सच्चा था। उस रात विभूषण का रट आया। विभूषण चाहके भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वांगजी अपने दूसरे कमरे में सोया हुआ था। दरवाजे पर नॉक सुनकर नींद टूट गया। वांगजी उठकर दरवाजा खोला। सामने विभूषण खड़ा था, बिना व्हीलचेयर के। वांगजी को लगा वांगजी शायद सपना देख रहा है। ऐसा तो सच में मुमकिन नहीं है ना। इधर विभूषण की हालत खराब हो रही थी। विभूषण खुद को और संभाल नहीं पा रहा था। वांगजी को देख के झपट पड़ा वांगजी पर। वांगजी को अभी भी लग रहा था ये सब कुछ सपने में ही हो रहा है। वांगजी को विभूषण का प्यार इतना ज्यादा पसंद आ रहा था कि वांगजी नहीं चाहता था कि ये प्यारा सा सपना कभी टूटे। सपना टूट जाने के डर से वांगजी ने अपने आंखों को भी बंद करके रखा था। अब 3 दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। कमरा बंद था। विभूषण के रट के चलते वांगजी की हिट भी ट्रिगर हो गई थी। वांगजी की हिट इतनी इंटेंस थी कि उसे होश ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन उस मदहोशी में भी उसे महसूस हो रहा था कि विभूषण के हाथ अब बेजान नहीं रहा। वो हाथ अब उसे कसकर पकड़ रहे थे, वो उसे उठा रहे थे, और वो उसके कान में बिल्कुल साफ आवाज में मोहब्बत का इकरार कर रहे थे। चौथे दिन सुबह जब धूप की किरण खिड़की से आई, वांगजी की आंखें खुली। उसका शरीर थका हुआ था पर दिल सुकून में था। उसे सब याद आने लगा, वो चुवन, वो साफ आवाज। भूषियान। वांगजी ने धीरे से पलटकर देखा। विभूषण बेड पर सुकून से सो रहा था। वांगजी का दिमाग तेजी से चलने लगा। कल रात भूषण ने मुझसे इतना साफ बात की और वो व्हील चेयर से उठकर मेरे पास आए। वांगजी के भोले दिमाग ने एक ही नतीजा निकाला। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ओ मेरे खुदा, हमारा प्यार इतना ताकतवर था कि उसने भूषण के अंदर की सारी बीमारी को जला दिया। मेरा मेड अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। हमारी मोहब्बत ने चमत्कार कर दिया है। वो इतना खुश था कि वो ये सोच ही नहीं पाया कि कोई इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकता है। उसे लगा ये सब उसके प्यार की वजह से हुआ है। वांगजी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वांगजी ने रोते हुए विभूषण को जगाया। वुशियान, उठो, देखो तुम ठीक हो गए हो, तुम चल सकते हो, तुम बोल सकते हो। हमारे प्यार की वजह से तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई है। अगर पहले पता होता कि मेरे एक बार प्यार का इजहार करने से तुम इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे, तो मैं तो तुमसे रोज रोज अपने प्यार का इजहार करता, तब तुम कब का ठीक हो चुके होते। विभूषण ने आंखें खोली और वांगजी का खिलता हुआ चेहरा देखा। उसे डर था कि वांगजी गुस्सा करेगा, शायद छोड़कर भी चला जाएगा। पर जब उसने देखा कि वांगजी इसे एक मिरेकल समझ रहा है, तो विभूषण ने मौका देकर चौका मार दिया। विभूषण बेड से उतरकर खड़ा हो गया और वांगजी को अपने बाहों में उठा लिया और खुशी जताते हुए बोलने लगा, हाँ वांगजी, तुम्हारा प्यार, उसने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया, और देखो अब मुझे ठीक भी कर दिया। मैं ठीक हूँ वांगजी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वांगजी ने उसे गले लगाकर कहा, अब हमें किसी का डर नहीं, तुम अब ठीक हो, अब कोई दुश्मन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं कितना खुश हूँ। विभूषण ने सोचा, मेरे प्यारे वांगजी, मासूम वांगजी, तुम्हारी इस सादगी पर मैं कुर्बान। चलो, अगर तुम इसे चमत्कार समझते हो तो चमत्कार ही सही। अब जब तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब मैं दिखाऊंगा कि इस शहर का असली बादशाह कैसे राज करता है। और जियांग फैमिली, उनका वक्त अब खत्म हुआ। वांगजी बहुत खुश था और खुशी के मारे वांगजी विभूषण के पूरे चेहरे पर अब किसकी बरसात कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर में ही उसे एहसास हुआ, उसने कपड़े नहीं पहने हैं। उसने क्या, विभूषण ने भी कपड़े नहीं पहने हैं। अभी तक तो वांगजी विभूषण के ठीक होने की खुशी में ही डूबा हुआ था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ ये क्या हो गया उन दोनों के बीच। वांगजी दौड़कर बाथरूम में घुस गया और धड़ाम करके बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। विभूषण को पता चल गया। वांगजी थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं है उसके ऊपर। विभूषण एक स्माइल देते हुए दूसरे कमरे में चला गया फ्रेश होने। अब सुबह विभूषण व्हीलचेयर के बिना सीढ़ियों से नीचे उतर के हॉल में आया। वांगजी उसके पीछे पीछे गर्व से चलते हुए आ रहा था। जियांग फैमिली का नाश्ता उनके गले में अटक गया। मैडम यू का चम्मच गिर गया और जियांग चंग का चेहरा सफेद पड़ गया। विभूषण अब व्हीलचेयर पर नहीं था, वो एक भूखे शेर की तरह उन्हें देख रहा था और उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। वांगजी ने चिल्लाकर कहा, देखिए भूषण ठीक हो गया है। अब अगर किसी ने उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो याद रखना वो अब लाचार नहीं है। विभूषण ने जियांग चंग की तरफ देखा
और एक क्रीपी सी स्मेल दिया, जिसे देखकर जियांग चैंग ने वही पेशाब कर दिया। वेबुशियन ने साफ और भयंकर आवाज में कहा, रुक क्यों गए मास्टर, नाश्ता ठंडा हो रहा है, करिए ना। हॉल में सन्नाटा था जब जियांग चैंग ने डर के मारे अपने पैंट गीली कर दी। वेबुशियन की आंखों में वही पुरानी दरिंदगी थी, वो उसे वही खत्म कर देना चाहता था। लेकिन वांगची ने मासूमियत से जियांग चैंग की तरफ देखा। वुशियन, देखो, इन्हें शायद कोई बहुत बड़ी बीमारी है, बेचारे कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें डॉक्टर बुलाना चाहिए। वांगची की बातों को सुनकर वुशियन ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा पी गया। हाँ वांगची, तुम सही कह रहे हो, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है, चलो हम ऊपर कमरे में खाना खाने चलते हैं। जियांग फैमिली हैरान थी। मैडम यू को लगा था कि आज लोटस फेयर में खून की नदियाँ बहेंगी, पर वांगची की एक बात ने मौत को टाल दिया। वांगची ने जाते जाते कहा, देखा वुशियन आप सबका कितना ख्याल रखते हैं। वक्त गुजरता गया। वेबुशियन ने तो तय कर लिया था कि वो जियांग फैमिली को मिटा देगा, लेकिन किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। वांगची प्रेग्नेंट हो गया। वेबुशियन को डर था कि जियांग फैमिली उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, पर हुआ उसका उल्टा ही। मैडम यू खुद किचन में खड़ी होकर वांगची के लिए फल काटती थी। यानली दिन भर उसके पास बैठकर उसे पुरानी कहानियां सुनाती थी। उन्हें एहसास हो गया था कि अगर वो आज जिंदा है तो सिर्फ इस ओमेगा की वजह से, जिसने हर बार वेबुशियन का हाथ रोका है। इस बीच यानली की डिलीवरी हो गई। यानली को एक ओमेगा बेबी बॉय हुआ। वांगजी पूरा टाइम बेबी के साथ रहता और उसके साथ खेलता। कुछ महीने बाद महल में 2 और नन्ही जाने आई, ट्विंस अल्फा बॉयज। पूरा लोटस फेयर रोशनियों से नहा गया। वेबुशियन ने जब अपने दोनों बेटे को अपने बाहों में लिया तो उसकी आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। मैडम यू ने हिम्मत जुटाई और वेबुशियन के पास आई। वुशियन, अब तो तुम बाप बन गए हो, कब तक ऐसे ही रहोगे? अब तुम दोनों शादी कर लो, फिर हम लोग यानली की भी शादी करवा देंगे। वेबुशियन थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने वांगची की तरफ देखा जो उन बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। ठीक है, शादी होगी और ऐसी होगी कि दुनिया याद रखेगी। वांगची ने जिद की, वुशियन, मेरी शादी के दिन ही यानली दीदी की भी शादी होनी चाहिए, उनका भी बेबी हो गया है, हम साथ में खुश होंगे। वेबुशियन को थोड़ा एतराज था, पर वांगची की खुशी के आगे वो हर बार हार जाता था। लेकिन अब वेबुशियन को एक ही फिक्र थी, उसके दुश्मन। उसने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बुलाया और मौत जैसा आदेश दिया, मेरी शादी से पहले मेरे हर एक दुश्मन का जनाजा उठ जाना चाहिए, खास करके मेरा प्यारा दुश्मन वेन चाओ का। मेरे परिवार पे एक भी आंच भी आई तो तुम्हारी मौत निश्चित है। शादी से 2 दिन पहले तक शहर के सारे कोने से वेबुशियन के दुश्मनों की लाशें मिलती रही। जब तक शादी का दिन आया, वेबुशियन का कोई दुश्मन जिंदा नहीं था। उसने पूरे रास्ते को खून से साफ कर दिया था ताकि वांगजी के फूलों जैसे पैरों पर कोई कांटा ना लगे। शादी का दिन आया। लोटस फेयर किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। वेबुशियन और वांगजी एक तरफ और यानली और जिन जिशुयन दूसरी तरफ। वांगजी लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा था। उसने वेबुशियन का हाथ पकड़ा और कहा, वुशियन, तुमने सबको माफ कर दिया ना, अब हम एक बड़ा परिवार है। वेबुशियन ने मुस्कुराया और वांगजी के माथे को चूमा। फिर अपने मन में ही सोचा, मैंने उन्हें माफ नहीं किया वांगजी, मैंने तुम्हें चुना है, और जब तक तुम मेरे साथ हो ये दुनिया मेरे लिए अमन की जगह है। दोनों नन्हे अल्फाज अपने पालने में खेल रहे थे। वेबुशियन अब बिना वजह किसी को तकलीफ नहीं देता था, पर उसकी दहशत अभी भी ऐसी थी कि कोई वांगजी की तरफ आंख उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं करता था। वांगजी ने वेबुशियन के कंधे पर सर रखा और गार्डन के धूप देखते हुए बोला, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? हमेशा, वेबुशियन ने धीरे से कहा, मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। वेबुशियन ने वांगजी को एक क्लिनिक खोलकर दिया था जहां फ्री चेकअप होती थी गरीबों की। वांगजी का छोटा सा सपना पूरा हुआ था। अब सालों बीत गए थे। वांगजी वेबुशियन के साथ खुश था। एक दिन वांगजी अपने दोनों नन्हे अल्फा बेटियों के साथ हाथ पकड़कर मार्केट में शॉपिंग करने गया था। अचानक उसकी नज़र एक सस्ती सी किराने की दुकान पर गई। वहाँ एक शख्स भारी बोरियां उठा रहा था। वांगजी थिरक गया। वो लान शिचन था, उसका अपना बड़ा भाई जो कभी राज करता था, आज मजदूरी कर रहा था। वांगजी का दिल भर आया। वो दौड़कर उनके पास गया। भैया, शिचन ने जब अपने छोटे भाई को देखा तो उसकी आंखों में शर्म और आंसू दोनों थे। वांगजी ने जिद की और उनके साथ उनके छोटे से पुराने मकान में गया। वहाँ का मंजर और भी दर्दनाक था। लैन चिरन बिस्तर पर पड़े थे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। लानी पास बैठी हुए उन्हें पंखा झेल रही थी। वांगजी को देखकर सब रोने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उनके पास कोई शब्द नहीं था
वांग जी से बोलने के लिए। वांग जी के साथ जो बॉडीगार्ड आया था उसने तुरंत वेवुशियन को कॉल करके सब बता दिया। वेवुशियन का खून खौल उठा। उसे याद आया कि कैसे इन लोगों ने उसके वांग जी को बारिश में धक्का देकर निकाला था। वो गुस्से में गाड़ी निकालकर सीधा वहां पहुंचा। जैसे ही वेवुशियन ने उस टूटे हुए घर में कदम रखा, वहां का तापमान गिर गया। उसका मन कर रहा था कि इन सब को अभी मिटा दे, पर उसने देखा वांग जी जमीन पर बैठकर लैन शीजन का पैर दबा रहा है और उनके माथे पर गीली पट्टी रख रहा है। बच्चे लैन शीजन के साथ खेल रहे थे। वांग जी ने वेवुशियन को देखा और भागते हुए उसके पास आया। हुशियन, देखो चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है, इन्हें अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, प्लीज़ इन्हें ले चले। वांगची की आंखों में वही पुरानी मासूमियत और फिक्र थी। विभूषण ने वांगजी का चेहरा देखा। उसे लगा कि अगर आज उसने लान फैमिली को नुकसान पहुंचाया तो वांगजी की ये मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने ठंडी सांस ली और अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया, तुम बच्चों को लेकर महल चलो। विभूषण ने नरम आवाज में कहा, इनके देखभाल के लिए मैं शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर्स और लोग लगा देता हूँ, इन्हें सब कुछ मिलेगा। विभूषण ने सिर्फ उनका इलाज ही नहीं करवाया बल्कि लान फैमिली का पुराना बिजनेस भी अपने पैसों से खड़ा करके दिया। वो शैतान जो सिर्फ बदला लेना जानता था अब माफी देना सीख गया था, सिर्फ वांगजी के लिए। कुछ महीनों बाद एक ग्रैंड फैमिली डिनर हुआ। जियांग फैमिली, लान फैमिली एक ही टेबल पर बैठे थे वेवुशियन के साथ। अब सब जियांग चैंग की शादी की बात कर रहे थे। वांगजी ने विभूषण का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैंने कहा था ना भूषण, किसी बुरे के साथ बुरा करके हम अच्छे नहीं बन सकते। देखो आज सब साथ है, सब हैप्पी है। विभूषण ने मुस्कुराकर वांगजी की तरफ देखा। उसने अब माफिया की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था और वे फैमिली के लीगल बिजनेस को ही इतना बड़ा कर दिया था कि वो शहर के सबसे अमीर आदमी बन गया था। शाम के वक्त दोनों अपने महल के बैल्कनी पर खड़े थे। उनके दोनों बेटे खेल रहे थे। अभी पूरा शहर उनकी मोहब्बतों की मिसालें देते थे। तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया वांगजी, विभूषण ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा। वांगजी ने पीछे मुड़कर विभूषण के होठों पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा, नहीं भूषण, तुम्हारे अंदर का फरिश्ता हमेशा वहाँ था, मैंने तो बस उसे ढूंढ निकाला। सूरज ढल रहा था और एक शैतान फरिश्ता बन चुका था, लेकिन सिर्फ अपने एंजल के लिए। चलिए यहीं पर एक बैड गाय और एक एंजल की कहानी, आई एम ए बैड गाय बट ही इज़ माई एंजल शियान वांग फैन फिक्शन यहीं पर समाप्त होती है। स्टोरी जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना भूलना मत। बाय बाय, टिंग टिंग।